हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको सोशल साइंस पोर्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कंटेंट प्लस पेडागोजी। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 29 दिसंबर 2021 का। तो इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, कंटेंट और पेडागोजी विद एक्सप्लेनेशन। सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हड़प्पा के शहरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हड़प्पन सिटीज। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें कुछ शहर शामिल हैं जहाँ से हमें अनेक चीज़ें मिली हैं, कई सारे एविडेंस मिले हैं वहाँ पर लोगों के बसने के। तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लोथल में 5 वेदियाँ थी जहाँ बलि दी जाती थी, तो ऐसा वहाँ पर प्रमाण ऐसा मिलता है कि वहाँ पर बलि दी जाती थी लोथल में। दूसरा है कालीबंगा के पास जोता गया खेत होने का प्रमाण है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। देखो हड़प्पा सभ्यता से बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, और कभी कभी ये चीज़ पूछ ली जाती है कि ये चीज़ मिली है, जैसे कि जोता गया खेत होने का प्रमाण कहाँ से मिला है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह की साइट्स से जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको प्लेसेस या फिर साइट्स से दिए हुए हैं और स्टेट से दिए हुए हैं। साइट से ये वो हैं जहाँ से कुछ ना कुछ एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, और आपको बताना है कि ये जो स्थान है ये कौन से राज्य में पड़ता है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इसके हिसाब से अगर हम मिलाएं तो ए को हम मिलाएंगे 4th से। भीमबेटका जो है पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कुछ केव्स मिली हैं। और बी आपका पड़ता है राजगृह बिहार में, और इनाम गांव पड़ता है महाराष्ट्र में, और ब्रह्मगिरी पड़ता है कर्नाटक में। तो ये सही मैच हो जाएगा, और ये आपको मैं मैप पर भी दिखा देती हूँ कौन सी जगह कहाँ पर है। ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है वो आप पाएंगे यहाँ पर है, देखो ये लिखा हुआ ब्रह्मगिरी। और इनाम गांव यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में, और एक जगह और है इसमें, ये है भीमबेटका जो कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर कहीं ये बिहार पड़ता है, तो ये बिहार जो है, बिहार में आपकी क्या पड़ती हैं, बिहार में थोड़ा सा इधर है, बिहार में राजगृह है। तो राजगृह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये जो साइट्स हैं ये इन स्टेट्स में पड़ती हैं। तो बाकी साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है ये, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए नक्शे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल इदरीसी एंड द मैप मेड बाय हिम। तो अल इदरीसी हैं जिन्होंने की मैप एक बनाया था, तो उसके इनके जो मैप है, मैप कुछ डिफरेंट टाइप का था इनका, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट इसमें सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बी और सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, पहली हो जाएगी गलत। देखो पहली सिर्फ एक चीज़ की वजह से गलत है, क्या है ये है फारसी। तो ये फारसी या पर्शियन नहीं थे, ये अरबी ज्योग्राफर थे, ये अरबी भूगोलवेत्ता थे, ना कि फारसी। तो इनके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं आगे। बाकी देखो ये पॉइंट देख लो, जगह के नाम अरबी में अंकित हैं। जैसे अब मैप पर आप देखेंगे कि कहीं आप अगर हमारे कंट्री में आपको कहीं पर जाना है और आप देखते हैं तो मैप आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में 2 लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन इन्होंने जो मैप बनाया था वो जगह के जो नाम है इन्होंने अरबी में लिखे थे। श्रीलंका शीर्ष पर है और उत्तर भारत नीचे दिखाई देता है, मतलब एक तरह से रिवर्स मैप इन्होंने बनाया था। जैसे कि मैप की अगर हम बात करें तो जैसे कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत जो कि ऊपर पड़ता है वो उत्तर भारत इन्होंने नीचे दिखाया है, और जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है ऊपर की साइड इन्होंने दिखाया है, जबकि वो नीचे है श्रीलंका, लेकिन इनके मैप पर श्रीलंका ऊपर की साइड पड़ता है।
एक बार इनका मैप देख लेते हैं। मैंने पूरा मैप तो नहीं लिया है, लेकिन जो भारत का हिस्सा इन्होंने बनाया है उसका मैंने पार्ट लिया है। ये देखो यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो ओरिजिनल मैप है उस टाइम का, और ये देखो इन्होंने बनाया था कुछ इस तरह का, मतलब ये पुराना मैप है। ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, अभी भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। ये तो इस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, और यहाँ पर अगर आप नामों को जूम करके यहाँ पर देखेंगे तो नाम इन्होंने अरबी भाषा में लिखेंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे ना, मैप बाय अल इदरीसी, तो इनका आपको वर्ल्ड मैप दिखेगा, बड़ा सा वर्ल्ड मैप दिखेगा, उसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो उसमें ज़्यादा प्लेसेस जो हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी इंडिया का जो मैप है वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वैसे ही जो पूरा वर्ल्ड का मैप देखेंगे आप, तो ज़्यादा क्लियरिटी उसमें है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था, ये वाला जो मैप था। और देखो जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि वो पारसी भूगोलवेत्ता थे, तो पारसी नहीं थे जब, बल्कि अरबी थे। तो 1154 कॉमन एरा कहते हैं, जो ईसाई युग होता है, यानी कि ईस्वी की बात कर रहे हैं, इसमें बनाया गया था। तो इस मानचित्र में दक्षिण भारत को देखा जाता है, जहां उत्तर भारत को देखे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर बेसिकली उत्तर भारत होना चाहिए था, जहां इन्होंने दक्षिण भारत दिखाया हुआ है। तो जहां उत्तर भारत को देखे जाने की संभावना है, और श्रीलंका एक द्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो श्रीलंका एक द्वीप के रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक तरह से हम कहेंगे रिवर्स मैप बना दिया है। जैसे ये वाला जो पार्ट जो नीचे दिखना चाहिए ना, वो पार्ट हमें ऊपर दिख रहा है इसका। तो इस तरह का ये कुछ मैप इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण शासकों द्वारा किया गया था। तो उसके रीजन दिए हुए हैं कि जो पहले मंदिर और मस्जिद जो बनवाते थे शासक, रूलर्स जो बनवाते थे, वो किस वजह से बनवाते थे, उसके क्या रीजंस थे। तो इसमें अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और बी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगी सही। देखो, एक तो ये दिखाने के लिए कि हम कितने के नज़दीक हैं भगवान के, गॉड के, ईश्वर के हम कितने करीब हैं, कितना हमारा घनिष्ठ संबंध है ईश्वर से, एक तो ये दिखाने के लिए। दूसरा, धन और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारा जो राज्य है वो कितना वेल्दी है, और जो हमारी पावर है वो देखो कितनी है, ये दिखाने के लिए ये मंदिर और मस्जिदों का निर्माण कराया जाता था। तो तीसरा इसमें गलत है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, उसकी संतुष्टि और समर्थन प्राप्त करने के लिए ये नहीं किया जाता था, बल्कि जो रूलर्स थे अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए करते थे। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इस तरह के मंदिर आपको काफ़ी मिल जाएंगे, और साउथ में काफ़ी मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था शासकों ने। तो सुंदर मस्जिदों और मंदिरों का निर्माण ने राजाओं और संरक्षकों की शक्ति, धन और भक्ति का प्रदर्शन किया। भक्ति वही जो उसमें दिखाया गया कि हमारा कितना घनिष्ठ संबंध है ईश्वर से, हम कितने बड़े भक्त हैं, या फिर हमारे जो राज्य है कितना धन से संपन्न है, शक्ति कितनी है हमारी, ये प्रदर्शित करने के लिए पहले मंदिर और मस्जिद का निर्माण ये शासक करवाया करते थे। और इसीलिए जो आक्रमणकारी होते थे, इन्होंने मध्य युग में धार्मिक महत्व के स्थानों पर आक्रमण किया, क्योंकि यही इनके क्या होते थे, शक्ति और धन के प्रतीक होते थे। तो सबसे पहले अटैक किस पर करते थे, जो आक्रमणकारी होते थे वो मंदिरों पर ही करते थे। आपने सुना भी होगा कि मंदिरों को लूटते थे पहले, क्योंकि उसमें खजाना भी काफ़ी मिलता था इनको। और दूसरा, सबसे ज़्यादा ठेस इन मंदिरों को ही चोट पहुँचाने से उस रूलर को ये दे सकते थे। तो इसीलिए मंदिरों पर आक्रमण भी पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी मामलों में ब्रिटिश भूमिका पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो ये आदिवासी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और सही आपको पहचानना है। तो सही जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली ए इज ट्रू। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी प्रमुखों के कार्यों और शक्ति में काफ़ी बदलाव आया। तो जो आदिवासी पहले आज़ादी से रहते थे और कुछ भी करते थे, मतलब छूट थी उनको जंगलों में कहीं आने जाने की, कुछ भी करने की, उनके कामों में काफ़ी फ़र्क आया। देखो, जो जहाँ पहले उनको छूट मिलती थी, तो देखो ब्रिटिश शासन में इन्होंने नए आदिवासी कानून भी बना दिए, जिससे क्या हो गया, एक तरह से वो क्या हुआ, आदिवासी जो हो गए एक जगह तक सीमित से हो गए। तो मतलब काफ़ी बदलाव उनके कार्यों और शक्तियों में आया।
दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि जनजातीय प्रमुखों को अपनी भूमि का मालिकाना हक गांव के एक समूह पर रखने और भूमि किराए पर देने और प्रशासनिक भक्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। तो ये गलत है। देखो, मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश शासन है इन्होंने नया वन कानून लाए ये। अब क्योंकि जो आदिवासी लोग थे उनका जो आजीविका चलती थी वो वनों के सहारे ही चलती थी और वनों पर उनका पूरा अधिकार पहले होता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन ने नए वन कानून लाए तो आदिवासियों की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और दूसरा उनके जो काम है उनमें भी थोड़ा बदलाव आया। इसके अलावा जो उनकी पहुंच थी जंगलों तक वो भी एक तरह से सीमित हो गई, उनको हर जगह जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो ओनली ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं कथन और कारण। ये मुगल वंश से रिलेटेड है, तो इसमें आपको पहचानना है कथन और कारण सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें अगर आपने समझा होगा इस जो ये आपका उत्तराधिकार का जो सिस्टम है इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभिकथन क्या दिया है कि मुगल वंशवाद के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जैसे होता है ना कि जो फादर हैं उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बड़े बेटे को मिलेगी या फिर जो प्रशासन होगा वो बड़े बेटे को मिलेगा। तो मुगल जो है इसमें विश्वास नहीं रखते थे इस चीज़ में कि बड़े बेटे को ही सब कुछ मिले। आने वाले वंश में जो बड़ा बेटा हो उसका ही हर चीज़ पर अधिकार हो, तो इस चीज़ को नहीं मानते थे। उन्होंने सहदायिक उत्तराधिकारी की प्रथा का पालन किया जिसमें कि सारी संपत्ति जो है सभी बेटों में बंटती है और या तो फिर प्रशासन हो तो प्रशासन में भी यही रहता है कि जो काबिल होगा उसको मिल जाएगा, वो मतलब खुद ही ले लेगा। ऐसा नहीं था कि बड़े बेटे को शासन करना है। तो कारण जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, सही बात है। तो वो वंशवाद में विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि वो सहदाई की उत्तराधिकार पद्धति का पालन करते थे, उत्तराधिकार प्रथा का पालन करते थे। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा करेक्ट। और ये डिटेल जो है मैंने आपको पहले भी कराई है, एक बार एक नज़र फिर से देख लेते हैं। उत्तराधिकार 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो ज्येष्ठाधिकार होता है जिसमें बड़े बेटे को अधिकार मिल जाता है और एक होता है सहदाई की जिसमें सभी बेटों के बीच में विरासत का डिवीज़न हो जाता है। जैसे कि सभी बेटों में विरासत बढ़ जाती है, वो चाहे प्रशासन हो या तो फिर वो प्रॉपर्टी हो। तो मुगलों में जो है यही प्रथा जो है चलन में थी, ये इसको नहीं मानते थे। तो सबसे बड़े बेटे को इनमें संपत्ति नहीं मिलती थी बल्कि जो सहदायिक विरासत है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी बेटों में बढ़ती थी। तो जिसकी वजह से डिस्प्यूट भी काफ़ी रहते थे इनमें कि ये भाई भाई भी विद्रोही हो जाते थे, एक दूसरे को मार देते थे। आपने उसमें देखा होगा मुगल वंश में किस तरह से औरंगजेब ने अपने भाइयों को टॉर्चर किया था, उससे पहले भी उसके जो फादर थे उन्होंने भी कितना संघर्ष किया था। तो इसमें कन्फ्लिक्ट बना रहता था जब सभी बेटों में जायदाद का जो है बंटवारा होता था। तो क्योंकि ज्येष्ठाधिकार में तो तसल्ली रहती है उनको कि भाई हमारे जो बड़े भाई हैं वो शासन करेंगे, उनकी हम रेस्पेक्ट करेंगे और उनके आज्ञा का पालन करेंगे, वो हमारे पिता समान होंगे। तो ये इसमें फिर भी शांति बनी रहती है, लेकिन सहदाई की जो है एक तरह से कन्फ्लिक्ट का कारण बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में आदिवासियों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो देखो इसमें भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। औपनिवेशिक काल के बारे में बता चुकी हूँ मैं, जब ब्रिटिश हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो वही जो पीरियड पूरा है वो कहलाता है कॉलोनियल पीरियड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी इज करेक्ट। आदिवासी मुखिया अपने पारंपरिक कार्यों को पूरा करने में असमर्थ थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि उनके जब अधिकार ही उनसे छीन लिए गए तो वो अपना जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं उनको वो पूरा करेंगे कैसे, जो चलता आ रहा है, जो प्रथा चलती आ रही है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है। अब क्योंकि देखो इसमें दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों को जीवन नहीं बदला, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब उनसे उनके वन के अधिकार छीन लिए गए, उनको कई चीज़ों पर उनको पाबंदी लगाई गई, तो जीवन कैसे नहीं बदला। उनका तो जीवन बहुत मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया उनके जीवन में। तो और ब्रिटिश शासन के अधीन भी आदिवासी क्षेत्रों का प्रबंधन आदिवासी प्रमुखों द्वारा किया जाता था, तो ये भी गलत है। तो आदिवासी जो क्षेत्र थे वो आदिवासी प्रमुख नहीं संभालते थे बल्कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दिया है और तर्क दिया हुआ है यानी रीजनिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही इसमें गलत दिए हुए हैं। अब देखो गलत हम देखते हैं क्यों है ये। तो असर्शन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखाओं, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से अधिक सैनिकों की भर्ती की गई। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे क्यों गलत है ये सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार थे और विद्रोह में भाग नहीं लेते थे। तो ये बात गलत है। अब देखो क्यों गलत है ये इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने डिटेल में दिया है। जब देखो 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को लगा कि ये जो भारतीय है ये कभी भी अब इस सिचुएशन को फिर से दोबारा कर सकते हैं। ये सिचुएशन मतलब हमारे सामने फिर से आ सकती है जिस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस किए। इन्होंने एक नया कानून पारित किया ब्रिटिश संसद ने 1858 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, फिर वो भारतीय मामलों में भी दखल देने लगी। पहले तो व्यापार करने ही आई थी, लेकिन फिर बाकी सारे मामलों में दखल देने लगी। तो उसका रीजन क्या निकला? 1857 की क्रांति। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो ब्रिटिश संसद थी, फिर उसने सोचा कभी हमारे हाथ से भी बात निकल जाए, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य को सारे अधिकार दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर के। और दूसरा क्या था, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। यानी कि जो भारतीय शासक थे जिन पर पहले कई तरह की पाबंदियां थी, वो पाबंदियां हटा दी गई और उनको कहा गया कि आप शासन चलाएं अपने हिसाब से, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आपको रहना पड़ेगा। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। देखो 1:2 का रेशो किया गया। तो ये जो है, देखो भारतीय जो सिपाही थे उसका रेशो कम करने का मकसद वही था कि क्योंकि ये बेसिकली जो सिपाहियों से ही विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए सिपाहियों की संख्या इन्होंने कम करने की कोशिश करी भारतीयों की, यूरोपियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करी। और इसके अलावा और एक चीज़ डिसाइड करी इन्होंने कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय, मतलब इनको भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि इनके यहीं से तो विद्रोह हुआ था, भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो वहाँ पर एक चीज़ क्या गलत थी, दक्षिण भारत भी उसमें इंक्लूड किया गया था। स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर दक्षिण भारत भी इंक्लूड किया गया था, तो इसीलिए ये जो हमारा एजर्शन है इसलिए ये गलत है। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि गोरखा और सिखों में, पठानों में से ज़्यादा भर्ती करेंगे, ना कि इन लोगों में से जो अवध बिहार, मध्य भारत या दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए हमारा गलत है। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं इसमें। और क्या बदलाव किए इन्होंने, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब देखो क्योंकि ये पहले बहुत सारे इन्होंने प्रथाएं खत्म करवाई, सती प्रथा टाइप इस तरह की प्रथाएं थी, और जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, जो कि देखो कुछ भारतीय जो थे बिल्कुल ट्रेडिशनल थे, रूढ़िवादी सोच के थे, तो उनको ये बदलाव पसंद नहीं आए। तो अब अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये जैसे जीते हैं ना, इनको जीने दो, चाहे इनके रीति रिवाज अच्छे हों या बुरे हों, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनके धर्म और रीति रिवाज में दखल मत दो। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि भाई इनके रीति रिवाज में हम दखल नहीं देंगे, आपको जैसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं वैसे आप करो। और इसके अलावा भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो जो भी जमींदार वगैरह थे उनके लिए नए नियम और कानून बनाए गए, उनके जमीन पर अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि 1857 की क्रांति के बाद किए गए। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को, आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजी जाने वाली एक विचित्र भूमि के रूप में भारत को चित्रित करने वाली पेंटिंग की शैली है। तो देखो ब्रिटिश कलाकार जो है इन्होंने एक विचित्र भूमि के रूप में भारत को चित्रित किया था। उसकी पेंटिंग की हमसे पूछी गई है कि शैली कौन सी थी। तो इस पेंटिंग की शैली थी सुरम्य। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, पिक्चर्स क्यू। देखो इस शैली के बारे में एक डिटेल में देख लेते हैं। ये जो है एक लोकप्रिय शैली है
एक लोकप्रिय शाही परंपरा सुरम्य परिदृश्य चित्रकला की थी, ये जो शैली थी। और पेंटिंग की इस शैली ने भारत को एक विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया, जिसे यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकारों द्वारा खोजा जाना था। इसका परिदृश्य उबड़ खाबड़ और जंगली था। मानव हाथों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अदम्य है। देखो यहाँ पर मैंने एक चित्र भी ले लिया है। इस तरह का जो आर्ट है, ये पेंटिंग की जो आर्ट है, ये इसका मैंने चित्र ले लिया है। तो कुछ इस तरह की ये आर्ट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना के उन्मूलन के किसके उन्मूलन के लिए की गई थी? मतलब कि किसके एबोलिशन के लिए की गई थी, किसको खत्म करने के लिए की गई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कास्ट। तो जाति के जो नियम थे बेसिकली उसको खत्म करने के लिए इसकी परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ये हुई थी 1849 में। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने इसकी स्थापना की थी। और इसके जो संस्थापक थे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, मतलब ईश्वर एक ही है, और मुख्य रूप से जाति के नियम तोड़ने में रुचि रखते थे। जैसे कि जाति से रिलेटेड काफ़ी सारे नियम पहले बनाए गए थे, ऊंची जाति, नीची जाति, और उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ था जाति से संबंधित नियमों में। तो इनको तोड़ने में रुचि रखते थे। तो बेसिकली जाति पर बेस्ड था ये, इसकी स्थापना परमहंस मंडली की। श्री नारायण गुरु द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। द बेसिस फॉर डिमांडिंग कास्ट इक्वालिटी बाय श्री नारायण गुरु वॉज। तो श्री नारायण गुरु ने क्या किया था? जाति समानता की मांग की थी। और पूछा गया है कि इनकी मांग का आधार क्या था, बेस क्या था बेसिकली। तो इसके लिए 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपको इसमें से चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली बी। तो ओनली बी क्या है? यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक ही जाति की है। मतलब जब ये जाति समानता की मांग की बात करते थे कि मतलब कास्ट इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है, एक ही जाति होनी चाहिए। तो इनका आधार ये होता था कि जो मानव है वो एक ही जाति का है। ये जो जाति है ये तो हमने बनाई है, तो मानव जाति जो है वो तो एक ही है। अगर हम बात करते हैं मानवों की, मनुष्यों की, तो हम क्या कहते हैं? मनुष्य जाति। तो वो तो एक ही जाति हुई ना। उसमें किसने ये जाति बना दी है ऊंची और नीची? तो ये इनका आधार था बेसिकली कि जो मानव जाति है वो एक ही जाति की है, ना कि अलग अलग की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो श्री नारायण गुरु ने जातिगत अन्याय का मुकाबला करने के लिए एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर का नारा गढ़ा था। यानी कि इनका ये नारा था कि जाति भी एक है हम सबकी, एक ही हमारा धर्म है, और एक ही क्या है? ईश्वर है सभी के लिए। उन्होंने 1888 में उस समय के जाति आधारित मानदंडों की अवहेलना करते हुए भगवान शिव को समर्पित अरुविपुरम में एक मंदिर का निर्माण किया। तो एक मंदिर भी इन्होंने बनवाया था भगवान शिव को समर्पित। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है असर्शन और रीजनिंग, तर्क दिया हुआ है और कथन दिया हुआ है। तो ये जो तर्क और कथन है आपका परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो कथन क्या दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीला लगान वसूल करना था और कंपनी को निश्चित राजस्व देना था। देखो स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, जमींदारों को बना दिया, उसके कर वसूलने के लिए ऑनर बना दिया उनको कि अब आपको ही किसानों से कर वसूलना है, टैक्स लेना है मतलब, और कंपनी को एक जो फिक्स्ड रेवेन्यू देना है। तो एक तरह से फिक्स कर दिया था रेवेन्यू कि आपको इतना रेवेन्यू देना होगा। तो तर्क क्या दिया हुआ है इसके लिए कि लगान को लचीला बनाने में कंपनी ने सोचा कि ये जमींदारों को भूमि में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो लचीला बनाना मतलब कि वो किसानों से मतलब वो अपने हिसाब से कितना भी कर वसूले, लेकिन जो वो वसूलते हैं उसका एक भाग कंपनी ने फिक्स कर दिया कि ये इतना भाग हमें देना है। तो उसके पीछे तर्क क्या देते हैं कि जमींदार जो है उस टैक्स को क्या करेंगे, भूमि के सुधार में लगाएंगे, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये सोचा गया।
तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक उदारवादी नेता होते तो आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? इफ यू वर अ मॉडरेट लीडर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू हैव टेकन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? तो देखो, हम पहले भी मॉडरेट लीडर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश के कह सकते हैं फ्रेंडली, मतलब ब्रिटिश से जो है थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उनके विरोधी थे। तो वो बस भारतीयों के लिए थोड़ा सा अधिकार चाहते थे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें भी वो थोड़ी सी जगह चाहते थे भारतीयों के लिए। मतलब कि जो हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें भारतीयों की भागीदारी चाहते थे। मतलब कि एक तरह से फ्रेंडली नेचर था ब्रिटिशर्स के साथ उदारवादी नेताओं का। तो मॉडरेट लीडर्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें एक तरह से ये पूछा गया कि अगर आप उनकी जगह होते, अगर आप भी एक मॉडरेट लीडर होते, तो आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन सा तरीका इसमें से अपनाते? 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो कौन सा तरीका आप अपनाते? सीधे सीधे उनका पूछ लिया गया है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी लीडर्स की, वो पूछ लिया गया सीधे सीधे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखो, ऑप्शन 2 में क्या है, ए और सी जो है ये स्टेटमेंट जो है सही दी हुई है, ए और सी, यानी कि अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ जन जागरूकता विकसित करते। और तीसरा है जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधियों को भेजते। तो ये दोनों जो तरीके हैं वो अपनाते अगर आप एक उदारवादी नेता होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो, जो 2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका? जो रेडिकल्स थे, जो गरम दल के जो नेता थे उनके बारे में दिया हुआ है, यानी कट्टरपंथी जो नेता थे उनकी ये क्वालिटी दी हुई है, तो ये नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, तो कौन सा वो शहर था जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान ही है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth? तो ऐसा कौन सा ग्रह है लगभग सेम आकार का माना जाता है पृथ्वी के? तो ये हो जाएगा शुक्र, वीनस। 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। देखो, यहाँ पर ये नदियाँ दी हुई हैं और इससे रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो अब देखो, अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना रिवर्स के बारे में, तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने रिवर्स को अच्छे से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या है ना, लॉजिक लगाना है खुद से ही इसमें, क्योंकि क्लियर कुछ नहीं दिया है इसमें। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है बाकियों से अलग है। अब मैं आपको बता दूं इसमें पूछा क्या गया है। बेसिकली इसमें 3 नदियां तो ऐसी हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि वो इधर को बहती हैं ईस्ट की तरफ इस तरह से, और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। और एक नदी इसमें ऐसी है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरब सागर में गिरती है। तो अब आपको वही पहचाननी है जो अरब सागर में गिरती है, क्योंकि 3 तो इसमें बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाकर के। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसको देखो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सी 3 नदियाँ थी? ये 3 नदियाँ थी हमारी गोदावरी। देखो, गोदावरी यहाँ से निकलती है और इधर से जाकर के ये इसमें बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ से कुछ इस तरह से होते हुए यहाँ पर मिल जाती है समुद्र में। और कावेरी नदी जो है ये भी कुछ इस तरह से जाती है और यहाँ पर सागर में, महासागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है, यहाँ से फ्लो करती है और देखो ये वेस्ट की तरफ जा रही है। ये बाकी जो नदियाँ हैं सब ईस्ट की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये वेस्ट की तरफ जा रही है और अरब सागर में जा कर के मिल जाती है। तो ये डिफरेंस था इसमें
यही हमसे पूछा गया, तो ताप्ती इसमें अलग है बाकी तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ज्योग्राफी से लिया गया है। स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2 और आपको पहचानना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए गलत क्यों है भाई, देख लेते हैं। ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पूर्व में स्थित स्थान इसके पीछे होंगे। देखो रिवर्स करके दे दिया है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा टाइम का तो आप इसको तुरंत पहचान लेंगे। तो ये उल्टा क्या दे दिया है, देखो ये दिया है कि ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थान जो है ग्रीनविच समय से आगे होंगे, जबकि ये चीज़ गलत है, आगे नहीं होंगे बल्कि पीछे होंगे, पश्चिम वाले। जैसे अगर हम पृथ्वी को इस तरह से 2 भागों में बांट दें, ये ग्रीनविच लाइन मान लो हमने बना दी है, तो ये जो वेस्ट वाला एरिया है, पश्चिम वाला जो भाग है, ये ग्रीनविच के टाइम से पीछे होंगे। अगर ग्रीनविच पर 1 बज रहा है तो उससे पहले का टाइम इधर हो रहा होगा, इधर। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्व की, पूर्व में स्थित जो स्थान है इसके आगे होंगे ना कि पीछे, तो ये रिवर्स करके दे दिया है। तो ग्रीनविच के आगे ही भारत की भी स्थिति है। जैसे कि ग्रीनविच के पूर्व में भारत की स्थिति है, तो जो भारत का जो टाइम होता है वो 5.5 घंटे आगे रहता है ग्रीनविच से। तो यहाँ उससे भी आप समझ सकते हैं, अगर आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं तो भारत के टाइम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कथन बी जो है वो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी कुछ इस तरह से मूव करती है ऐसे। तो ऑप्शन 3 जो है इसमें होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो ग्रीनविच लाइन से भी देख लो आप, ग्रीनविच लाइन है ये यहाँ पर, और यहाँ पर इधर के जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी जगह है, ये इन सब का टाइम जो है वो ग्रीनविच से आगे होगा। देखो भारत यहाँ पर है और भारत का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है, तो बाकी के जो टाइम है वो पीछे होंगे। मान लो अगर हमारे यहाँ पर अगला दिन आ गया, मान लो आज डेट है 24 जुलाई, और 24 जुलाई में हमारे यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 4 या 5 बज रहे हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कौन सी डेट होगी, 23 जुलाई होगी, क्योंकि वो टाइम क्या है ग्रीनविच से पीछे है। हम आगे चलते हैं, अमेरिका से आगे हमारा टाइम रहता है, तो ध्यान रखेंगे, और डेट भी आगे ही रहती है, वो घंटे के हिसाब से रहता है। तो इस तरह से टाइम का कंसेप्ट होता है। ये टाइम का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है। ज्योग्राफी के मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, 6 क्लास की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कराई हुई है, तो वो सारे लेक्चर्स आप ज़रूर देखें, बाकी हम आगे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ए जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है हमारी, लेकिन ये जो है तर्क जो दिया हुआ है ये गलत है। कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि के बीच का अंतर शायद ही महसूस किया जाता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। तो कन्याकुमारी में दिन और रात की जो अवधि होती है, दिन और रात का जो अंतर होता है वो महसूस नहीं होता है। उसका रीज़न है कि देखो कन्याकुमारी इतना सा है, ठीक है, इसका जो है वैसा स्पेस नहीं है। जो देशांतरीय विस्तार जो है इसका ज़्यादा नहीं है। देशांतरीय विस्तार के बारे में मेरी ज्योग्राफी के चैप्टर में समझें आप, यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो देशांतरीय विस्तार ज़्यादा नहीं है कन्याकुमारी का, तो इसलिए यहाँ पर दिन और रात के बीच की अवधि में ज़्यादा हम अंतर नहीं महसूस कर सकते। लेकिन कश्मीर में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कश्मीर का जो देशांतरीय विस्तार है इससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप दिन और रात में अब अंतर देखेंगे, उसकी अवधि में अंतर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो देशांतरीय विस्तार दिन और रात की अवधि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ गलत दी हुई है, क्या, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के साथ साथ दिन और रात की अवधि गलत दी हुई है, क्योंकि देखो जो दिन और रात की जो अवधि को प्रभावित करता है देशांतरीय विस्तार तो करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन दी है वो गलत दी है। डायरेक्शन होनी चाहिए थी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। जब हम इधर से ऐसे जाएंगे तभी तो दिन और रात की अवधि में अंतर महसूस होगा। अगर हम ऐसे आएंगे तब थोड़ी ना दिन और रात की अवधि में अंतर होगा, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो डिपेंड करता है किस पर, देशांतरीय विस्तार पर। अब ऐसे देशांतरीय विस्तार मतलब जो चौड़ाई में इस तरह से ज़्यादा होगा, जिसका देशांतरीय विस्तार ऐसे ज़्यादा होगा,
तो वहाँ पर हमें दिन और रात की अवधि में अंतर मिलेगा देखने को, ज़्यादा या कम का। तो देशांतरीय विस्तार पर वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन गलत दी हुई है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, इन दोनों की लोकेशन देख लो। मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो कन्याकुमारी है यहाँ पर है, देखो इतना सा जगह है ये छोटी सी। ये तो हमने जूम करके देखा है, इसलिए थोड़ा स्पेस इसका ज़्यादा भी लग रहा है। ये वाले मैप में तो बहुत ही छोटा आपको यहाँ पर दिखेगा ये। तो देश के बिल्कुल छोर पर, दक्षिणी छोर पर ये पड़ता है कन्याकुमारी। और देखो इसका देशांतरी विस्तार जो है बहुत काफ़ी कम है, तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि में अंतर हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का आप देखो अगर देशांतरी विस्तार, तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई अगर देखो तो ज़्यादा है इसकी। और इसी वजह से यहाँ पर आप अंतर देखने को आपको अंतर देखने को मिलेगा दिन और रात के टाइम में। तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और किसी चीज़ की विशेषता दी हुई हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको पहचानना है कि ये किस चीज़ की विशेषता है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सभी जो विशेषता दी हुई हैं ये दी हुई है पठार की। पठार जो है एक उठी हुई सपाट भूमि होती है, एक तरह से हम कहेंगे टेबल की तरह होती है। टेबल में देखा है ना हमने, टेबल ऊपर से कैसे सपाट होती है बिल्कुल। और इसकी एक या अधिक भुजाएं खड़ी ढलान वाली होती हैं, मतलब एक तरह से खड़े ढलान पर होता है ये। देखो पर्वत की तरह ही मान लो, जैसे पर्वत जो है ना, पर्वत तो होता है कुछ इस तरह का, उठी हुई ज़मीन होती है, ये कहलाती पर्वत। लेकिन पर्वत को अगर हम देखो, अगर हम ज़मीन को हम ऊपर से कुछ इस तरह से कर दें, ऐसे सपाट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पठार। और तीसरी क्या विशेषता है, यह खनिजों में समृद्ध है, यानी कि इसमें खनिज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं हैं पठार की। तो पठार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। देखो पठार है क्या, पठार वही जो मैंने अभी बताया कि उठी हुई एक सपाट भूमि होती है ये, और ये आसपास के क्षेत्र के ऊपर खड़ी एक सपाट मेज की तरह है। मेज की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने भी बताया। और ये 100 मीटर से हज़ारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं पठार। और अगर इनकी एज की बात करें तो एज में ये नए और पुराने भी हो सकते हैं, तो पुराने भी, काफ़ी पुराने भी होते हैं ये। एग्जाम्पल अगर हम देखें पठार का, तो भारत में दक्कन का पठार है, दक्षिणी भाग में पड़ता है। और केन्या, तंजानिया और युगांडा में पूर्वी अफ्रीकी पठार है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है और तिब्बती पठार है। तिब्बती पठार लगभग 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक है ये पठार। और आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पठार के लाभ क्या क्या हैं। देखो खनिज में जो है ये समृद्ध होते हैं, भंडार मिलता है खनिजों का इनके अंदर। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि माइनिंग वगैरह होती है फिर इनकी, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और उदाहरण की बात करें कि कैसे खनिज कहाँ पर मिलते हैं, तो अफ्रीकी जो पठार है वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ पर सोना और हीरा पाया जाता है अफ्रीकी पठार में। छोटे नागपुर की बात करें, जो छोटा नागपुर का पठार भारत में ही है, इसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज का विशाल भंडार है। और देख लेते हैं इसके एडवांटेज। और क्या है कि पठार में कई तरह के झरने भी पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में भी हैं कई झरने। भारत में हुंडरू जलप्रपात है, छोटा नागपुर पठार में ये पड़ता है। और जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और एक लावा पठार भी है भारत में ही। लावा पठार में जो है वो काली मिट्टी में समृद्ध है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है और उपजाऊ होती है ये मिट्टी और खेती के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो वनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई है और इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगी। तो आपको पता ही है पर्णपाती जो वन होते हैं उनको पतझड़ वन भी कहा जाता है, जो कि भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारत का जो बड़ा हिस्सा है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो बारिश मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश होती रहती है, कुछ महीनों के लिए बारिश होती है। अब जब बारिश नहीं होती है, जो बिल्कुल ड्राई सीजन आता है, उसमें ये वन क्या करते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं पानी की कमी से बचने के लिए। तो वही कहलाते हैं क्या, पतझड़ वन। इनके बारे में और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं, जो कि भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं।
ये और देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में भी मिलते हैं। तो सूखा मौसम जब रहता है, ड्राई सीजन तो जब रहता है, तो पेड़ पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन वनों में जो पाए जाते हैं पेड़, वो पाए जाते हैं दृढ़ काष्ठ पेड़, मतलब कि जो हार्ड लकड़ी होती है उसके पेड़ मिलते हैं, जैसे कि साल, सागौन, नीम और शीशम। देखो विशेषता क्या है इन वृक्षों की, कि ये जो है ना, इन वृक्षों की जो लकड़ी होती है, क्योंकि हार्ड होती है, तो इसलिए फर्नीचर बनाने के काम में आती है। फर्नीचर या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कोई सामान बनाना होता है तो उसके काम आती है। यहाँ पर जानवर जो पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, ये सब यहाँ पर आम पाए जाने वाले जानवर हैं, जो कि कॉमन एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। ये वन जो है मुख्यतः, अगर हम बड़े भाग की बात करें तो ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है इसका मध्य प्रदेश में मिलता है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। दूसरे टाइप के वनों को देख लेते हैं। दूसरे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। जो पृथ्वी का जो ये है ना अक्षांश, ये तो विषुवत रेखा हो गई, ये हो गए उष्णकटिबंध वाला हिस्सा, लेकिन ये जो मध्य अक्षांशीय वाले जो हैं यहाँ पर ये मिलते हैं, इन वाले एरियाज में। तो अब बात करें इनके कहाँ पर ये मिलते हैं, तो दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। इसमें अगर मुख्य पेड़ों की बात करें तो बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम लकड़ी के पेड़ शामिल हैं। तो मतलब इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की लकड़ी के पेड़ शामिल हैं। तीसरे जो वनों का प्रकार है वो है शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन जो है बेसिकली जो ठंडा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मिलते हैं, उच्च अक्षांश में मिलते हैं। ये उच्च अक्षांश जैसे कि 50 से 70 के बीच में यहाँ पर मिलते हैं ये उत्तरी गोलार्ध के, और इन्हें टैगा भी कहा जाता है। देखो स्टेटमेंट में किसी और वनों को टैगा कहा गया है, लेकिन जो ये शंकुधारी वन होते हैं इनको टैगा कहा जाता है। तो ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष लुगदी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कास्ट का मतलब देखो लकड़ी है, लंबी और नरम लकड़ी होती है इनकी, तो इनसे कई सारे काम होते हैं। जैसे कि जो हमारे ये साल, सागौन के जो पेड़ थे, इनसे तो हम फर्नीचर बनाते थे, लेकिन जो ये शंकुधारी वनों में जो लकड़ी मिलती है इनका यूज़ हम करते हैं कागज़ बनाने के लिए, समाचार पत्र बनाने के लिए, न्यूज़पेपर इनसे बनते हैं, और माचिस बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल हैं ये पेड़ भी। इन वनों में जो मुख्य हैं वो है चीड़, पाइन, देवदार। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं जनरली वो हैं रजत लोमड़ी, रजत लोमड़ी है ये, मिंक, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। तो पोलर बियर आपने सुना भी होगा, तो पोलर बियर क्या है, ये स्नो वाले एरिया में मिलता है। तो ये जो है ये तीनों वनों के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। स्टेटमेंट में आप इसको एक बार मैच कर सकते हैं। देखो जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़ी सी घुमा फिरा करके दी हुई हैं, ये हमने देख लिया सेकंड थीस में से ही। बाकी देखो ये है गलत यहाँ पर, क्योंकि शीतोष्ण दिया हुआ है, शीतोष्ण नहीं है पर्णपाती वन, शीतोष्ण नहीं होंगे। यहाँ पर क्या था, वो ट्रॉपिकल था, ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जो डिसीडियस फॉरेस्ट थे वो मानसूनी वन थे, तो ये इसी वजह से गलत है। बाकी इसमें भी नहीं होगा। समशीतोष्ण सदाबहार जंगलों में नहीं पाए जाते ये पतझड़ वन है। और यहाँ पर टैगा जो कहते हैं वो कहते हैं किसको, शंकुधारी वनों को, तो इसलिए ये भी गलत है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में सही यहाँ पर दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात कर लें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली। तो बी और सी जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जो पहला है वो यहाँ पर गलत है। देखो जो पहला है यहाँ पर एक तरह से आंसर को सीमित कर दिया है, कह दिया ना कि ये केवल यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहा गया कि मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास ही ये जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये और भी जगह पर पाया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे इसको। देखो कहीं पर अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह का अगर आपको ऑप्शन मिले ओनली, जो सिर्फ केवल की बात करे, तो ये आंसर को थोड़ा सा सीमित करता है, तो इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत होती है इस तरह के स्टेटमेंट्स पर। दूसरा जो है ये है संतरे, अंजीर और अंगूर जैसे खट्टे फलों की खेती आमतौर पर यहाँ की जाती है।
तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ बहुत अधिक वन्य जीवन नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर सही है। तो ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है, इसके पत्ते जो हैं मोटे होते हैं, मोम से ढके और छाल वाले होते हैं। इस प्रकार की जो पत्तियां होती है वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके थ्रू पानी निकल जाता है ना ज़्यादा पौधों से, तो ये जो पत्तियां होती है इस तरह की, इनकी ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। इन विशेषताओं के कारण भूमध्य सागरीय वन शुष्क ग्रीष्म काल के अनुकूल होते हैं। मतलब अगर ड्राई समर्स हैं, बारिश नहीं होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। भूमध्य सागरीय वन फलों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है और विश्व के बागों के रूप में जाने जाते हैं। आपने सुना भी होगा, विश्व के बागान जो है कहा जाता है इनको, भूमध्य सागरीय वनों को। ये क्षेत्र भूमध्य सागर के साथ साथ कैलिफोर्निया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर देखो कुछ ही जगह हमें दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कई सारी जगह दी हुई है। यहाँ पर ये चिली में भी पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। उगाए गए उत्पादों में शामिल है, यानी कि इसमें जो फसल उगती है वो है जैतून, अनार, संतरा, अंजीर, नाशपाती, अंगूर। तो ज़्यादातर हम कहेंगे जो खट्टी प्रकृति वाले फल हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं पवनों के, और यहाँ पर आपको पहचानना है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसून। जो मानसूनी पवनें होती हैं वो होती हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं? देखो मौसमी पवनें ये अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, अपनी डायरेक्शन बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ को ये बहती रहेंगी। जिस तरह की परमानेंट विंड्स होती है ना, इनके तो डायरेक्शन जो है एक ही रहती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन जो मौसमी पवनें होती हैं ये अपनी डायरेक्शंस बदलती रहती हैं मौसम के हिसाब से, इसलिए इनको मौसमी पवनें कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो भारत में मानसूनी पवनें होती हैं जो जून में चलती हैं, उसके आसपास के कुछ महीनों में चलती हैं, तो वो होती हैं मानसूनी पवनें जिनसे मानसून आता है भारत में। तो वो क्या कहलाती हैं? वो मौसमी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें होती हैं जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, ऑप्शंस में दिए हुए हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और पूर्वी पवनें। तो ये स्थायी पवनें हैं, परमानेंट विंड्स हैं ये। और ये पवनें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हमने देख ली स्थायी पवनें, मौसमी पवनें जो ऑप्शन में है, और एक होती है स्थानीय पवनें। स्थानीय होती हैं लोकल विंड्स, जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहती हैं, छोटे से क्षेत्र में बहती हैं। ऐसा नहीं है कोई बड़े किसी देश में बहती हैं, ऐसा नहीं है, ये किसी छोटे से क्षेत्र में बहती हैं। तो ये दिन या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती हैं। वर्ष में भी मतलब पूरे वर्ष की एक अवधि कोई हो सकती है, एक टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे कि हम बात करें लू चलती है ना, नॉर्थ इंडिया में आपने अक्सर देखा होगा लू चलती है, जो कि गर्म हवाएं होती है और ये मई जून में चलती हैं। तो इसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि ये स्थानीय पवनें लोकल विंड्स जो हैं बहती हैं। इसका दूसरा उदाहरण है स्थल एवं समुद्री समीर, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के बारे में। ज्वार के बारे में इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो टाइड्स के बारे में बेसिकली बताना है। आपको पता ही है कि समुद्र में टाइड्स उठते हैं, और इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि आपको पहचाननी है, सही कौन सी है और गलत कौन सी है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखो पहला क्या है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तो ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है। तो ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है कब? जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, ये बात सही है। दूसरी है, जब समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा तिरछे विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है तो ज्वार सबसे कम होता है। देखो जब तिरछा खींचा जाएगा तो कम ही होगा। जिस तरह से सूर्य की किरणें जब सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, तो वहाँ पर ताप कम होता है, उसी तरह से ये खिंचाव बल भी कम हो जाता है अगर तिरछा होता है तो ये सेकंड भी सही हो जाएगा। उच्च ज्वार को नीप ज्वार कहा जाता है, तो ये गलत है। जो ये निम्न ज्वार होता है, लो टाइड्स जो होता है उसको कहते हैं नीप ज्वार, तो इसलिए ये गलत है, अपोजिट दिया हुआ है इसका। यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। ज्वार भाटा होता क्या है? देखो जो महासागर होता है उसका जल ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार होता है जब जल बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाता है, सबसे ऊंचे अपने स्तर पर पहुंचता है, उसको कहते हैं ज्वार। और जब
पानी नीचे आता है, सबसे नीचे के लेवल पे अपने पहुंचता है, उसको कहते हैं भाटा। तो दोनों को एक साथ ही बोला जाता है, ज्वार भाटा। तो ज्वार बनते कैसे हैं? बनते हैं ये जब सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर लगता है तो ज्वार भाटे का कारण बनता है। जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पृथ्वी की सतह पर लगता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटे का ये कारण बनता है। लहरें जो हैं खिंचती चली जाती हैं उस गुरुत्वाकर्षण के वजह से, तो इस वजह से आता है ज्वार भाटा। तो यहाँ पर देखो जो वृहत ज्वार भाटा है, हाई टाइड्स जो होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये कब आते हैं? देखो, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आ जाता है और उच्च ज्वार का कारण बनता है, हाई टाइड्स जिसको बोलते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में होते हैं जब ज्वार भाटा आता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, सब हाई टाइड्स इस टाइम पर होता है। इन ज्वार को बोलते हैं क्या? स्प्रिंग टाइड्स। इसको स्प्रिंग टाइड्स या फिर हिंदी में कहें तो वृहत ज्वार बोला जाता है इसको। यहाँ पर आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, इस तरह का कुछ होती है इनकी सिचुएशन, इनकी पोजीशन। तो इस तरह से आते हैं। तो इसमें जब ये इस तरह की इनकी पोजीशन होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा, तो तब भी ये हाई टाइड्स आते हैं। और जब चंद्रमा इधर होगा और पृथ्वी बीच में होगी, तब भी हाई टाइड्स आते हैं। तो इस तरह की पोजीशन होती है दो तरह की, जिसमें कि ये स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। दूसरा होता है नीप टाइड्स। नीप टाइड देखो जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो हाई टाइड्स को नीप टाइड्स बोला गया था, जो कि अपोजिट था, इसके पीछे वाला था जो भी हमने देखा पिछली स्लाइड में। तो ये नीप टाइड्स कब आते हैं? व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। तो कुछ ऐसी पोजीशन होती है चंद्रमा की। द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी चतुर्थांश में होता है तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। मतलब विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में पड़ता है ये। जब सीधी दिशा में पड़ता है, सीधा उस पर बल लगता है तो लहरें क्या खींची चली जाती हैं, जिसकी वजह से हाई टाइड्स आते हैं। लेकिन जब विपरीत दिशाओं में लगता है, अपोजिट लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है? नीचे चला जाता है पानी। तो जिसको कहते हैं हम क्या? लघु ज्वार भाटा। अब देखो इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं टाइड्स के। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और ये पूछा जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। इसी तरह से स्टेटमेंट्स बना दी जाती हैं एक एक पॉइंट की। इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ भी है, हम देखेंगे जब चैप्टर्स करेंगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में मदद करते हैं, बिल्कुल बात सही है। नेविगेशन में ये हेल्प करते हैं। वे तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं, जिससे जहाज़ों को बंदरगाह पर आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब देखो लहरें तेजी से चलेंगी, पानी जो है जल स्तर बढ़ेगा तो लहरों के पास आ जाएगा और उसी के हिसाब से क्या होगा? जहाज आसानी से बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे, किनारे पर पहुंच जाएंगे। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ज्वार बिजली पैदा करने में सहायक होते हैं। ज्वारीय बिजली संयंत्र आपने बहुत जगह देखे होंगे, टाइडल पावर प्लांट्स लगे होते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से गहरे जंगलों में शिकार करने, इकट्ठा करने, चीजें गैदरिंग करते हैं ना, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पहले आदि मानव ऐसी जीवन जीता था, शिकार करता था, इकट्ठा करता था चीज़ों को खाने पीने की। वैसे ही कुछ लोग अभी भी करते हैं। तो स्थानांतरित करने की खेती, सॉरी उल्टा लिख गया यहाँ पर, ये जो झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है उसकी बात हो रही है। और ऋतु प्रवास, जो मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं लोग। ऋतु प्रवास का अभ्यास करने के लिए गर्म और ठंडे रेगिस्तान में लोग कहाँ पर रहते थे? तो ये रहते थे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, अस्थाई बस्तियों में। देखो अब क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जंगल में शिकार करना होता था इनको, झूम खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, या फिर मौसम के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदलते रहते थे। तो अब वो ऐसी जो बस्तियाँ होंगी परमानेंट सेटलमेंट तो होंगे नहीं। परमानेंट सेटलमेंट तो वो होते हैं जब जहाँ पर इंसान एक बार बस गया तो वहाँ से फिर जाएगा नहीं। लेकिन ये बस्तियाँ जो होती थी ये तो कुछ समय के लिए बसाते थे, कुछ महीनों के लिए, तो ये टेम्परेरी बस्तियाँ होती थी। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट इसमें, अस्थाई बस्तियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, हिंदी में कुछ टर्म्स ऐसी आ जाती हैं जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पुश फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन? पुश फैक्टर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पुश फैक्टर्स मैंने आपको बताया था जो जिसमें कि मजबूरी में हमें माइग्रेट करना पड़ता है, वो हमें ऐसा कोई खुशी खुशी हम नहीं जाते हैं, वो हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ सुविधाओं की कमी है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से हमें क्या माइग्रेट करना पड़ता है, गांव से शहर को या शहर से दूसरे शहर को। तो ऐसे कौन से कारक हैं ये पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओनली सी एंड डी। देखो सी एंड डी में आप पाएंगे कि जो खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको जगह बदलनी पड़ेगी, अपनी मजबूरी हो जाएगी। और अच्छी शिक्षा की अनुपस्थिति, अगर गुड एजुकेशन नहीं है तो वहाँ से भी आपको निकलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ गाँव में अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको मजबूरी में माइग्रेट करना पड़ता है, ऐसा कोई आप अपनी मर्जी से नहीं माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप इन पॉपुलेशन? तो देखो पॉपुलेशन में आपको पता ही है जो वर्किंग एज ग्रुप होता है, जो मतलब कार्यशील जनसंख्या, काम करती है जो जनसंख्या, वो उसका रेशो कहाँ से कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक पाया जाता है? वो होता है 15 से 65 वर्ष के बीच। देखो जो 15 साल तक की उम्र के होंगे वो तो बच्चे होंगे, वो तो काम करने जाएंगे नहीं बाहर, या फिर घर में भी हाथ नहीं बटाते हैं वो, क्योंकि छोटे होते हैं। और जो 65 से ऊपर की उम्र के जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो भी कुछ इसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो क्योंकि उन्हें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं, बहुत से कुछ अपने जॉब से रिटायर हो जाते हैं, तो कुछ वैसे भी काम नहीं कर पाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ या अन्य इश्यूज़। तो जिसकी वजह से जो कार्यशील जनसंख्या वो सिर्फ 15 से 65 वर्ष के बीच ही होती है। उससे ऊपर आपको कुछ लोग मिल सकते हैं, एक्सेप्शनल केस, लेकिन जो एक्चुअल में जो कार्यशील जनसंख्या है वो 15 से 65 वर्ष के बीच आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द व्हीट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गेहूं से रिलेटेड कुछ हमें दी गई हैं कंडीशंस या फिर कुछ विशेषताएं हम कह सकते हैं, और इसमें पहचानना है आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट होगी इसमें स्टेटमेंट बी एंड डी, ओनली बी एंड डी आर करेक्ट। देखो बी एंड डी देख लेते हैं क्या क्या है। बी है, बढ़ते मौसम के दौरान इसे मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पर भारत में सर्दी में ये गेहूं उगाया जाता है, लेकिन सर्दी में तो उगाते हैं हम इसको, लेकिन जब इसके बढ़ने की समय आती है तो जब मध्यम जलवायु हो जाती है, मीडियम टेम्परेचर हो जाता है, सर्दी जाने लगती है, ये फरवरी मार्च में थोड़ा बढ़ता है, तो उस टाइम पर टेम्परेचर सही हो जाता है, मध्यम हो जाता है। तो बी जो है बिल्कुल सही है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में नहीं जाना जाता, जूट को जानते हैं गोल्डन फाइबर के रूप में। ये काली मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है, ये भी गलत है। तो भारत में इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। मैंने क्या कहा, विंटर सीजन में इसको बोते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आता है, गर्मी के सीज़न से पहले इसकी फसल कट जाती है, मतलब मध्यम मौसम में इसकी बढ़त होती है, और जो दाना इसमें डलता है या पकता है वो थोड़ा सा मीडियम ही टेम्परेचर उस टाइम पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि किस तरह का लोग पहनावा पहनते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, क्या कल्चर को फॉलो करते हैं, क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड। वैसे यहाँ पर तो सिर्फ पहनावे के बारे में पूछा है हमसे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बाकी सभी देखो थोड़े से ये पलट दिए हैं ऑप्शंस, अलग स्टेट्स इनके साथ जोड़ दिए हैं, इनको भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्या है, मणिपुर में महिलाएं फैनेक पहनती हैं, फैनेक पहनती हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी गलत क्यों है? क्योंकि ये गलत मैच कर दिए हैं गलत स्टेट के साथ, सही स्टेट के साथ इनका मैच देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो जो फैनिक ड्रेस की बात हो रही थी वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की ड्रेस होती है। देखो इस तरह से नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का पहनावा होता है फैनिक, ये मणिपुर का पहनावा है। इसके अलावा कश्मीर में लोग फेरन पहनते हैं, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आप रेड कलर का सूट जैसा ड्रेस देख रहे हैं, कुछ मिलता जुलता है सूट से,
तो फेरन कहते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे लंगावोनी, लंगावोनी क्या है, ये आंध्र प्रदेश की ड्रेस है, जबकि वहाँ पर दूसरा स्टेट दिया हुआ था। और ये है मेखला सदोर, ये आसाम की ड्रेस है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। तो ये थोड़े से स्टेट के नाम इन्होंने पलट दिए थे थोड़े से, तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे इनको। पिक्चर मैंने इसीलिए लगा दी थी। देखो यहाँ पर आप देखेंगे ना थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। जो मेखला सदोर है आसाम में जो पहना जाता है, साड़ी की तरह दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं पहनने का जो तरीका ना इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पर भी देखो ये साड़ी की तरह ही लग रहा है, लंगावोनी, यहाँ पर ये भी साड़ी की तरह है। ये नॉर्थ इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दुपट्टा कुछ इस तरह से यहाँ पर पिनअप कर देते हैं, तो इस तरह का ट्रेंड अब नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलता है। वही है, दूसरे स्टेट के तो कुछ कल्चर हमारे यहाँ पर अपना लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ओरिजिन है वो इन्हीं स्टेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स प्रीजुडिस? प्रीजुडिस के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्लास 6 की पॉलिटी में आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको विविधता वाले लेक्चर में। तो ये है पूर्वाग्रह क्या है बेसिकली, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई अपने बारे में राय बनाए रखते हैं, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के बारे में हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है, तो अब हम उसके बारे में जो राय बनी हुई है हमारी, हम उसे बदलना नहीं चाहते। एक तरह से होता है क्या कि उसी के आधार पर फिर हम उन लोगों को जज करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि शहर के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ सिटी पीपल जो हैं, शहर के जो लोग हैं, उनको एक जो है राय बना ली उनके बारे में कि ये लोग जो है शहर के ऐसे होते हैं। जैसे कि गांव के लोगों के बारे में बना लेते हैं राय कि गांव के लोग तो सिर्फ खेती करते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ इस तरह से। तो होगा क्या कि एक तरह से हमने पहले से ही राय बना ली, हम वो राय को बदलना भी नहीं चाहते। बाकी के ऑप्शंस देखें तो देखो ये गलत है। सभी भारतीयों के 50% से अधिक गाँव में रहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो 50% से ज़्यादा लोग गांव में नहीं रहते हैं, और ये वैसे भी पूर्वाग्रह नहीं है। ये अगर हम कहते हैं शहर के लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, ये पूर्वाग्रह होगा। शहर में रहना महंगा है, लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और परिवहन पर खर्च किया जाता है, तो ये भी नहीं है। ये तो एक तरह से हम जानकारी दे रहे हैं शहर के बारे में, तो ये प्रिजुडिस नहीं है। प्रिजुडिस होता है जब हम किन्हीं लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं। फसल के मौसम के दौरान गांव में लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, ये फैक्ट बता रहे हैं, तो ये कोई प्रिजुडिस नहीं है, कोई राय नहीं है किसी के बारे में। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय राज्य विधानमंडल नहीं ले सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक? तो कौन सा निर्णय ऐसा है जो विधानमंडल नहीं ले सकता? देखो विधानमंडल जो है राज्य के लिए होती है, और राज्य के जो डिसीजंस होते हैं विधानमंडल लेते हैं राज्य के स्तर पर, लेकिन जो केंद्र के स्तर पर डिसीजन लिए जाते हैं वो संसद के द्वारा लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे अफेयर्स होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा नहीं लिए जा सकते, कुछ नेशनल लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक डिसीजन है ये 2nd ऑप्शन में, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। जो भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती है, ये हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं। भारतीय सेना जो है पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंट्री लेवल पर जो काम है वो केंद्र सरकार करेगी, यानी कि संसद करेगी। तो राज्य की जो सरकार है वो ये काम नहीं करेगी, बाकी जो काम है वो राज्य सरकार करेगी। जो 3 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये बाकी के 3 काम विधानमंडल करेगी। स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है इसकी वो भी सही है। बात करें मिड डे मील स्कीम की, तो इसने जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में मदद की है, बात बिल्कुल सही है। स्कूल में सभी बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, तो इसी वजह से क्या हुआ है कि जाति का जो भेदभाव होता था पहले, ज़्यादा ऊंची और नीची जाति जो मानी जाती थी, वो भेदभाव थोड़ा सा कम हुआ है और दलित महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया है। तो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था अब थोड़ा कम हो गया है पहले से। पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अभी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो मिड डे मील स्कीम के बारे में मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं।
मिड डे मील स्कीम को अब कहा जाता है पीएम पोषण स्कीम। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक मजदूरी का कार्य एक प्रकार का रोजगार है। तो पूछा है हमसे कि विच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डेली वेज वर्क, किस प्रकार का ये एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार का रोजगार है दैनिक मजदूरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, आकस्मिक रोजगार। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है दैनिक मजदूरी का काम। दैनिक मजदूरी क्या होती है, जैसे कि आप किसी वर्कर से काम करवाएं, एक दिन में काम करवाएं, 2 दिन में, जब भी काम करवाएं, मतलब डेली के डेली इनको काम पे बुलाया जाता है और डेली के डेली इनको पैसे भी दिए जाते हैं, तो वो दैनिक मजदूरी हो जाती है। तो जैसे कि घर बनवाने में कुछ मजदूरों को लगाया जाता है, उनको दे दिया जाता है रोज़ के रोज़ पेमेंट, या फिर जैसे प्लम्बर वगैरह होते हैं, इनसे काम करवाया जाता है। तो ये क्या है, एक लेबर चौक भी होता है जहाँ पर ये जो वर्कर्स होते हैं आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, और जैसे जिसको काम करवाना होता है वो वहाँ से ले जाता है, और वही दैनिक मजदूरी के अंदर ही आता है वो भी काम। तो ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है। अब कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि ये जो जॉब होती है ये फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, आपको जॉब मिल गई परमानेंट और अब आपकी जॉब नहीं जाएगी, या फिर आपको परमानेंट पैसे मिलते रहेंगे, मंथली इनकम आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। ये रोज़गार होता है ऐसा कि टेम्परेरी होता है, अस्थायी कर्मचारी इनको बोला जाता है जो ये काम करते हैं। और बात करें इनकी तो इनके सीमित अधिकार होते हैं, रोजगार की बहुत कम या फिर कोई सुरक्षा नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब इनकी सिक्योर रहेगी परमानेंट, जैसे होता है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। इसके अलावा उनकी जॉब सिक्योर रहती है, कुछ सालों के लिए तो रहती है कि उनको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, तो कुछ सालों के लिए तो कम से कम सिक्योरिटी रहती है बहुत सी जॉब्स में। लेकिन इनके साथ क्या होता है, इनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई एक दिन काम करवाएगा, 2 दिन काम करवाएगा, कुछ महीने करवा लेगा, परमानेंट जॉब इनकी नहीं होती है। तो इसमें कई तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर जो कि खेतों में काम करते हैं, उनको दिन के दिन पेमेंट दे दी जाती है, या फिर कुछ दिनों का काम करवाने के बाद पेमेंट दे दी जाती है। मौसमी कर्मचारी हो जाते हैं, जैसे कि कुछ दुकानें होती हैं ना, रिटेल स्टोर्स जो होते हैं, उनमें कभी कभी हॉलीडेज़ में काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो उस टाइम के लिए कुछ टेम्प्रेरी वर्कर्स को रख लिया जाता है, उसको भी इस कैजुअल वर्क में ही रखते हैं। और कानूनी क्लर्क होते हैं, इनके लिए भी हम यही वर्ड यूज़ करेंगे कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होता है ये। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम इसको समझें तो ये टेम्परेरी जॉब होती है, परमानेंट जॉब नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ जॉब्स होती हैं, जैसे कि टीचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लगते हैं, तो उसमें क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ना ही कुछ आपको पीएफ वगैरह मिलता है। तो बस आपको दिन के दिन पेमेंट मिल जाती है, या तो फिर कुछ महीनों के लिए आपको रखा जाता है और महीने के महीने भी पेमेंट इसमें मिल जाती है। तो ये होता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदक्षिणा एक गारमेंट फैक्ट्री में कैजुअल वर्कर के रूप में काम करती है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा उसकी कार्यस्थिति के सबसे करीब की विशेषता है। अभी मैंने आपको देखो इसके बारे में बता दिया है, कैजुअल वर्कर के बारे में, तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है चीज़ों को। तो इसके लिए अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे कि उसे 8 घंटे के लिए प्रतिदिन 350 रुपये मिलते हैं, और देर से काम करने पर, यानी कि ओवर टाइम हम इसको बोलते हैं, ओवर टाइम करने पर 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कैजुअल वर्क है, उसकी कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उसके दिन के दिन पेमेंट मिल जाती है। तो दिन के दिन में मिल सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि महीने में मिल सकती है। अब बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, देखो उसे हर महीने के अंत में नियमित वेतन मिलता है। इसमें देखो रेगुलर वेतन मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा उसके पास अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए नौकरी की सुरक्षा है। लंबी अवधि यानी कि कुछ सालों के लिए जॉब की सिक्योरिटी है, तो ये भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये भी नहीं है। और वह कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ उठा सकती है, यानी पीएफ जो योजना होती है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पैसा मिलता है, तो वो इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलता है कैजुअल वर्कर्स को। तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि डेली की डेली इनको सैलरी मिल जाती है, या तो फिर कुछ दिनों बाद मिल जाती है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई महीने में इनको सैलरी मिल जाएगी, फिक्स ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है।
लोकतंत्र निम्नलिखित को छोड़कर सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। एक ऑप्शन है जो आपको चुनना है इसमें से कि इसको छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों में लोकतंत्र सुधार करता है, उनकी क्वालिटी में सुधार करता है। तो इसके लिए अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इच्छाएं और अपेक्षाएं छोड़ करके आपकी ये बाकी सभी चीज़ों को पूरा करता है लोकतंत्र। जैसे कि लाइवलीहुड के लिए आपको या फिर ऑक्यूपेशन के लिए, व्यवसाय के लिए आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराता है लोकतंत्र, यानी कि जिसमें जनता का शासन होता है ऐसी सरकार, उसमें आपको ये सभी सुविधाएं जो हैं मिलती हैं। तो ये सभी सुविधाएं मिलती हैं, ये क्यों नहीं मिलती हैं? देखो, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमारी खुद की होती हैं, लेकिन एक होती है हमारी ज़रूरत। तो जो गवर्नमेंट होती है, लोकतंत्र जो सरकार है, वो हमारी ज़रूरतों पर फोकस करती है। अब इच्छाएं तो किसी की क्या हो सकती हैं, किसी की बंगला लेने की इच्छा हो सकती है, किसी की मर्सिडीज़ लेने की इच्छा हो सकती है। अब डिज़ायर्स या फिर एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोगों की, वो तो गवर्नमेंट पूरा नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है। तो ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया और विज्ञापन के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग? तो मीडिया और एडवर्टाइजिंग के बारे में हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। पॉलिटी में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग मीडिया करके, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखो, कवरेज के लिए समाचारों के चयन में बड़े व्यवसाय एक भूमिका निभाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लो किसी न्यूज़ चैनल को किसी बड़े बिजनेस हाउस ने खरीदा हुआ है, मान लो कि जैसे अंबानी है, अंबानी के भी कुछ चैनल्स होंगे या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ों पर इनका क्या होता है, अधिकार होता है। तो उसकी जो कवरेज होगी उसको ये सीधे सीधे इफेक्ट करेगा। वो कैसे कि अगर अंबानी के खिलाफ कोई न्यूज़ देनी है तो वो न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएंगे जिनको उन्होंने ऑन कर रखा है, मतलब जो उसके ऑनर हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। मास मीडिया राजस्व उत्पन्न करने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मास मीडिया होती है, जो आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा बीच में आता है उसके, उसी से ही इनको पैसा मिलता है। तो बी जो है ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्य से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्टेट ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडिविजुअल? तो कहने का मतलब है कि क्या कि कौन सा भाग है संविधान का जो राज्य के कर्तव्य को दर्शाता है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये, जो कि बताते हैं कि राज्य का क्या कर्तव्य है जनता के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये संविधान में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य के लिए। कि देखो, जैसे मौलिक अधिकार आपने देखा होगा, मौलिक अधिकार जो होते हैं उसके लिए तो सरकार बाध्य है, मतलब सरकार को वो मौलिक अधिकार जनता को देने ही देने हैं, नागरिकों को देने ही देने हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये एक तरह से निर्देश दिए हैं राज्यों को, राज्य इसको लागू करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। बस ये निर्देश दे दिए हैं कि आप जनता के हित के लिए इनको इस तरह से लागू कर सकते हैं। तो ये निर्देश हैं, एक तरह से निर्देश या सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो इनको राज्य जारी कर भी सकता है और नहीं भी जारी कर सकता है, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। जिस तरह से मौलिक अधिकारों के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ता है, मौलिक अधिकार लोगों को देने ही पड़ते हैं। तो ये जो है भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, वो आप देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको, कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए गए हैं स्टेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी ये कहानी की तरह दे दिया है और इसको अगर हम देखें, देखो इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है, इनको क्या है ना एक बार समझने की ज़रूरत है। आप डेली मेरी ये सीरीज़ देखेंगे ना तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं अच्छे से और मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम्स में आप इनको देखकर डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आप इसको अभी पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको समझा दूँगी तो आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि सितारा का कल एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। कहने का मतलब कह सकते हैं एग्ज़ाम है कोई इम्पोर्टेंट, लेकिन विंबलडन फाइनल का भी टाइम है। अब देखो जैसे आपके साथ होता है ना, बहुत बढ़िया मूवी आ रही है आज,
लेकिन कल एग्ज़ाम है, अब क्या करें। अब मन तो अटका हुआ है मूवी में कि फेवरेट मूवी है, पता नहीं आगे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो उसकी बहन जो है उसकी दुविधा को देखती है और सुझाव देती है कि किसी को भी मैच नहीं देखना चाहिए। मतलब उसकी सुविधा के लिए, सितारा की सुविधा के लिए पूरी फैमिली ये डिसीजन लेती है कि किसी को भी नहीं मैच देखना चाहिए। मतलब हम भी नहीं मैच देखेंगे, बल्कि हम अगले दिन अखबार में इसके बारे में पढ़ लेंगे, जो भी इसकी न्यूज़ होगी, भाई कौन जीता और क्या इसका रिजल्ट रहा। तो यदि हम इस मामले में बहन की सादृश्यता को भारतीय संविधान में लागू करें तो यह हमारे लिए क्या भूमिका निभाती है। अब संविधान को इसकी जगह पर रख करके पूछा गया है कि ये हमें मतलब ये एक तरह से क्या भूमिका निभाती है अगर संविधान को इसकी जगह पर रखें। तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये है कि यह हमें सनक पर हानिकारक निर्णय लेने से बचा रहा है। अब इसका मतलब समझो, देखो अब जैसे वही मैंने बताया कि कल आपका एग्ज़ाम है और आज कोई बढ़िया मूवी आ रही है, कोई फेवरेट मूवी आपकी आ रही है, तो आपका दो मन होते हैं, ठीक है। एक मन तो कहता है कि मूवी देखनी चाहिए, अरे अभी कल का दिन है, कल एग्ज़ाम है तो सुबह उठ करके पढ़ लेंगे। एक मन कहता है कि नहीं पढ़ लो, फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ गए, फिर नहीं आया, फेल हो गए। तो दो मन हो जाते हैं। अब हम बात किसकी माने, हम एक तो ये सोच सकते हैं कि अरे यार मूवी देख लो, कल की कल देखेंगे, एग्ज़ाम तो कल है। एक मन ये भी होता है कि हम ये कर सकते हैं कि हम ये सोचेंगे कि मूवी तो हम किसी और माध्यम से भी देख पाएंगे, मोबाइल में देख लेंगे, कभी भी अवेलेबल है आजकल तो मूवी। तो पहले हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अगर हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई एग्ज़ाम में तो वो एग्ज़ाम हमें दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें समझना है प्रायोरिटी को, हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। तो इसका मतलब वही है कि ये हमें सनक पर हानिकारक लेने से बचा रहा है। अब उसकी बहन ने जो डिसीज़न लिया उसके हिसाब से क्या हुआ कि उसको पढ़ने का मौका मिला और उसने नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम रहा होगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। तो ये हमें गलत निर्णय जो हम ले लेते हैं कभी कभी, उनको लेने से बचाता है। तो इस तरह की भूमिका एक तरह से निभा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी विशेष कानून को इस निर्णय के साथ रद्द कर देता है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसे क्या कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जो है किसी भी कानून को रद्द कर देता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अब वही हमसे पूछा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी विशेष कानून को रद्द कर देता है, अगर उसको लगता है कि मौलिक अधिकारों का इस कानून को लाने की वजह से उल्लंघन होगा, तो ये जो उसको पावर दी गई है उसको क्या कहते हैं। उस पावर को एक नाम दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कहा गया है इसको। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी पावर है कि अगर वो उसे लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, या फिर हम कहें कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, तो उसको ये सुप्रीम कोर्ट कानून को रद्द कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, न्यायिक समीक्षा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पदानुक्रम का अर्थ है। कास्ट हायरार्की मीन्स। तो जाति पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, इसमें हमें बताना है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। कास्ट हायरार्की एक तरह से होता है जो हम सीढ़ी दर सीढ़ी जो हम ये कास्ट को रखते हैं ना, नीची कास्ट, उससे ऊपर की कास्ट, उससे ऊपर की कास्ट, फिर सबसे अपर मोस्ट कास्ट, तो सबसे नीचे नीची कास्ट और सबसे ऊपर ऊपर की कास्ट, तो वो होता है क्या, जाति पदानुक्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीढ़ी जैसी संरचना होती है जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। देखो इसको एक इस तरह समझ सकते हैं, अगर हम इसका कास्ट का एक पिरामिड बनाएं तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो देखो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, और इसमें क्या करा जाता है कि देखो सबसे नीचे क्या है, शूद्र है। आपने पढ़ा होगा 4 जातियों के बारे में जो पहले मानी जाती थी। शूद्र में कुछ कैटेगरीज होती थी, जैसे कि किसान होते थे, इसमें नौकर होते थे, ये सब किस में आते थे, शूद्र में आते थे, ये नीची जाति समझी जाती थी। इसके ऊपर आते थे वैश्य में आते थे, जैसे कि जो व्यापारी वगैरह हो गए, जो जमींदार हो गए, वो आते थे इसमें वैश्य में। इनकी कैटेगरी थोड़ी सी इनसे ऊंची थी शूद्र से। क्षत्रिय हो गए इसके ऊपर, जो कि वैश्य से उच्चतम कोटि के माने जाते थे, मतलब इनसे ऊंचे माने जाते थे। इसमें आते थे वॉरियर्स किंग्स, तो राजा या फिर जो युद्ध लड़ते थे वॉरियर्स, वो इसमें आते थे। और इसके सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊंची जो कास्ट समझी जाती थी वो थी ब्राह्मण।
ब्राह्मण में आते थे क्या, ब्राह्मण में आते थे जो पढ़े लिखे लोग थे, या फिर जो पुजारी होते थे वो ब्राह्मण में आते थे। अब देखो ये तो 4 कास्ट हो गई, इनको नाम दिया था कुछ। इसके अलावा एक सब इनसे भी ज़्यादा नीची कास्ट समझी जाती थी क्या, बल्कि कास्ट भी नहीं, इनको जाति से अलग रखा गया, आउट ऑफ कास्ट इनको समझा गया। इसमें आते थे कौन, स्ट्रीट स्वीपर यानी जो सफाई करते थे, या फिर लैट्रिन क्लीनर जो कि टॉयलेट की सफाई करते थे। तो ये आते थे अनटचेबल कैटेगरी में। तो ये होता था क्या, कास्ट हायरार्की होती थी, ये जाति पदानुक्रम होता था, जिसके हिसाब से क्या होता था कि जो जातियाँ होती थी उनको वर्ग में बांटा गया, और एक तरह सीढ़ी जैसी संरचना हो गई है। एक तरह से हम इसकी सीढ़ी भी बना सकते हैं कि भाई देखो सबसे नीचे नीची जाति, ऊंची जाति, और फिर उससे ऊंची जाति, और सबसे ऊपर ऊंची जाति। तो ये जन्म से ही निर्धारित होती थी। अभी भी देखो, अभी वैसे काफ़ी कम हो गया है, अब ऐसा ज़्यादा सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी भी आप बहुत जगह देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानते हैं। इस जाति पदानुक्रम के तहत कुछ जाति को सबसे ऊपर और कुछ को सबसे नीचे रखा गया है, जो कि मैंने बता दिया। और ये हिंदू धर्म में आपको देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को ऊपर और शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया। तो वैसे तो ये हर धर्म में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदुओं में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पैडागोजी का क्वेश्चन आ गया, इसमें एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कंटेंट के साथ ही। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये है, अपनी उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान कक्षा में एक शिक्षिका हास्यकरण विषय पर चर्चा करने जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। बात करेंगे कि मार्जिनलाइजेशन की जब बात करेगी टीचर, तो किस विषय को वो मतलब सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो होगा वो क्या हो सकता है हास्यकरण के लिए, मार्जिनलाइजेशन के लिए। मार्जिनलाइजेशन के चैप्टर को आपको पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक शायद आपके लिए नया होगा, तो इसको आप समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसके 2 चैप्टर हैं क्लास 8 की पॉलिटी में, वो मैंने कराए हुए हैं, उसमें से आप पढ़ लेना इसको। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 A, B और D। A, B और D हो जाएगा सही। ये सबसे उपयुक्त हमारे उद्देश्य हो जाएंगे इसमें क्या, कि छात्र हाशिए पर योगदान करने वाले कारकों की पहचान करने में सक्षम होंगे। अगर हम इस बारे में चर्चा करेंगे, मार्जिनलाइजेशन टॉपिक को अगर हम चुनते हैं कक्षा में डिस्कशन के लिए, तो बच्चे फिर इस चीज़ को कर पाएंगे, छात्र हाशिए की पहचान करने में सक्षम होंगे। जैसे कि मैं अब आपको मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा दूँ, अभी समझा दूँ, तो आप क्या कर पाएंगे, फिर उस चीज़ को समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि मार्जिनलाइजेशन है क्या, तो आप फिर इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपके साथ चर्चा मैं कर लूँ मार्जिनलाइजेशन पर, तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, या फिर आप मेरा वो चैप्टर पढ़ लें तो भी आप इसको करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, जैसे कि ये छात्रों के लिए कहा गया है। डी है, छात्र हाशिए के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होंगे, यानी कि थोड़ी सी वो सहानुभूति रखेंगे, भाई ये जो कम्युनिटी है ये मार्जिनलाइज है, जैसे कि आदिवासी समूह होता है या फिर मुस्लिम कम्युनिटी होती है, ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज होते हैं, हाशिए पर होते हैं सबसे ज़्यादा, तो आप उनके साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होंगे। तो ये जो है A, B और D जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से शामिल हैं। एट द सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंसेस मेनली कंप्राइजेस ऑफ। तो स्पेशली हमसे ये पूछा गया है कि सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं, तो ये आप सभी जानते ही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। लेकिन जो आपका ये एग्जाम लिया जाता है सीटेट का, इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट से पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स वैसे आपकी ज्योग्राफी में थोड़ी सी इंक्लूड हो जाती है, अलग से जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उससे नहीं पूछा जाता इसमें, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका 9th क्लास से ऐड होता है इसमें। तो जो मेनली जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं सोशल साइंस में, ये 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का जो नया नाम है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में इतिहास की वकालत करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास को साइंस क्यों माना जाता है, उसके आधार पर ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाए। इतिहास अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह तथ्य को स्थापित करने और उनकी व्याख्या करने के लिए अपनी तकनीकों का अनुसरण करता है। एक तरह से हम कहेंगे जिस तरह से विज्ञान का स्ट्रक्चर होता है, विज्ञान में
प्रयोग किए जाते हैं, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है, वैसे ही होता है हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री में जो पुराने जो तथ्य मिले होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, या फिर कुछ एविडेंसेस मिलते हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ा जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो सब विधियां हैं, ये सब जो टेक्निक्स हैं, ये बिल्कुल विज्ञान की तरह ही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान के रूप में इतिहास को जाना जाता है। एक तरह से हिस्ट्री को विज्ञान की तरह माना जाता है। जिस तरह से विज्ञान में अनेक टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वैसे ही हिस्ट्री में भी होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, इनको जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो तथ्य होते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसके आधार पर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वैसे ही विज्ञान में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं मिल सकते हैं। मतलब क्या चीज़ है जो एकीकृत कक्षा में नहीं मिलेगा? इंटीग्रेटेड जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्ले स्टेशन। तो प्ले स्टेशन को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें एकीकृत कक्षाओं में मिल जाएंगी। इंटीग्रेटेड जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें सभी तरह के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, जो चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो, हम कह सकते हैं एक तरह से स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो। तो सभी तरह के स्टूडेंट्स से मिलकर के, या फिर हम कहें सभी तरह के लर्नर्स से मिलकर के ये क्लासेस बनती हैं, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स। और इसके अलावा देखो, जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए कुछ सामग्री भी चाहिए होगी, तो ये भी इसमें अवेलेबल होता है, ये मिलता है। और स्मार्ट बोर्ड और उपकरण ये सभी उसी चीज़ में शामिल है, इक्विपमेंट वगैरह। जब पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या नहीं मिलेगा इस तरह के क्लासरूम्स में, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स में? प्ले स्टेशन। क्योंकि प्ले स्टेशन जो है क्लासरूम से बाहर की चीज़ें हैं, जहाँ पर खेलने की जगह होती है और खेलने की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर ये क्लासरूम के अंदर नहीं होता है, ये बाहर होता है क्लासरूम से। तो 3 ऑप्शंस जो है इसमें सही हैं। और क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, प्ले स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपता है, वह इसमें विश्वास करता है। अगर एक सोशल साइंस टीचर है और हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को वो अलग अलग टास्क देता है, मतलब सभी को सेम टास्क नहीं देता है, एक तरह का टास्क नहीं दे करके अलग अलग टास्क देता है, तो वो किस चीज़ में बिलीव करता है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd ऑप्शन, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं मौजूद हैं। तो विश्वास करता है कि जो हर बच्चा है वो एक ही तरीके से टास्क नहीं कर सकता, या फिर एक ही टास्क हर बच्चा नहीं कर सकता। तो वो जिस हिसाब से जो बच्चा है उसी के हिसाब से अलग अलग टास्क देता है। जो बच्चा जिस टास्क को पूरा कर सकता है उसके हिसाब से ही उसको टास्क देता है। तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देने का मतलब है कि वो जानता है कि हर बच्चा कुछ डिफरेंट होता है, जिसको कि हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की घटना एक छात्र की गरिमा का उल्लंघन होगी? मतलब कि उसकी डिग्निटी को हर्ट करेगी, एक स्टूडेंट की डिग्निटी को हर्ट करेगी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी। कौन सी ऐसी घटना है इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक शिक्षक एक बच्चे को बिना शर्ट के अपनी कक्षाओं में आने के लिए कहता है। तो देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि इससे एक बच्चे की डिग्निटी हर्ट होगी, क्योंकि जो उसके पीयर ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, जो उसके साथ के बच्चे हैं, उनके बीच बच्चा कुछ ऐसी चीज़ करने में शर्माता है, तो शर्माता है और इससे उसकी जो डिग्निटी है वो हर्ट होगी और जो उसका आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचेगी। तो क्योंकि साथ के जो बच्चे होते हैं फिर वो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो इससे कि उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी। ओनली सी में है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर किसी के व्यवहार में आप चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है क्या, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके द्वारा किसी के व्यवहार में चेंज लाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है, चर्चा पद्धति का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण और सीखने में किया जाता है जब? तो यहाँ पर हमसे पूछा है डिस्कशन मेथड जो है टीचिंग में और लर्निंग में कब यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति जहाँ पर मतभेद की गुंजाइश होती है, जहाँ पर होती है ओपिनियन डिफरेंस, यानी कि जब अलग अलग राय होती हैं सभी की, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन मेथड यूज करते हैं, हम चर्चा करवाते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होता है, जहाँ भी डिफरेंस होता है ओपिनियन में,
वो क्लियर करने के लिए हम डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा की लय को प्रभावित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट क्लासरूम रिदम? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 A, B, C और D। देखो चारों ही चीजें जो है ये एक तरह से क्लासरूम रिदम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम कह रहे हैं कि पढ़ाई को एक तरह से बाधित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस इसमें सही हैं। चारों कौन कौन से ऑप्शंस हैं? जैसे कि पीने के पानी की उपलब्धता अगर सही नहीं होगी तो क्लास की जो हम कह सकते हैं पढ़ाई उस पर इफेक्ट पड़ेगा। महीने का मौसम और स्कूल का स्थान, मौसम अगर गर्म है ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, तो भी गर्मी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर ज़्यादा ठंडा होगा तब भी प्रॉब्लम आएगी। स्कूल की जगह कैसी है, मतलब कहाँ पर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है बच्चों के घर से, तो अगर बच्चों के घरों से ज़्यादा दूर होगा तो बच्चे लेट पहुँचेंगे, जिसकी वजह से वो उनकी क्लासेस छूट जाएंगी। तीसरा है परिवहन सुविधा की उपलब्धता, अगर वो मान लो काफ़ी रूरल एरियाज से आते हैं, वहाँ पर परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, बहुत मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है स्कूल आने के लिए, तो अक्सर वो एब्सेंट भी रह सकते हैं, इसके अलावा वो लेट पहुँचेंगे। वार्षिक दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास, इसका मतलब है जैसे मान लो 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस पर कोई प्रोग्राम होना है और उसके लिए रिहर्सल चल रही है, तो रिहर्सल की वजह से भी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं पीरियड्स में होगा वो जिनमें पढ़ाई होती है। तो ये चारों चीज़ें ही हैं जो कि कक्षा की लय को प्रभावित करती हैं, जो क्लासरूम रिदम जो बना हुआ है उसको प्रभावित करती हैं। तो चारों इसमें ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आमतौर पर निम्नलिखित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चुने जो आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करते हैं। यानी कि कक्षा में ऐसे क्वेश्चन तो यूज किए जाते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं उन क्वेश्चंस को हमें चूज करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओनली बी और डी जो है इससे ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और इससे ही क्यों होगी, देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं पेडागोजिकल जो हमारी सीरीज चल रही है ये, इसमें बी और डी, अब देखो इसमें पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय संसद में प्रश्नकाल का होना क्यों जरूरी है। अगर हम बच्चों से इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा, उसमें वो अपने विचार रखेंगे, गहराई से सोचेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है ये प्रश्नकाल का होना भारतीय संसद में। फोर्थ जो है, यदि आप किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य होते तो उन 2 प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप विधानसभा सत्र में पूछेंगे। इसमें भी हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो क्या करेगा, वो सोचेगा और उससे क्या होगा, उसके विचार डेवलप होंगे, गहराई से उसको सोचने पर मजबूर करता है ये प्रश्न। तो बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर हम देखो ए और सी की बात करें, ये क्यों नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है वर्णन। वर्णन तो देखो जो हम किताब का जो रटा रटाया चीज़ होती है उसको हम वर्णित कर सकते हैं, उसको हम एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें अपने विचार कोई डेवलप नहीं हो रहे हैं, बच्चों के विचार डेवलप नहीं हो रहे हैं। और तीसरा भी ऐसा ही कुछ है कि डिस्क्राइब द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर भी बच्चों के खुद के विचार डेवलप नहीं हो रहे हैं, उनके खुद के विचार डेवलप होने चाहिए, जिस तरह से बी और डी में हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन वर्गों आख्यानों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ए और बी, आत्मनिरीक्षण और चर्चा, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कशन। ये 2 जो विधियां हैं ये सबसे बेहतर रहेंगी इसके लिए, ए और बी। ऑप्शन 1 करेक्ट इसमें हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान क्लब के सहयोग से चलाया जाता है, मतलब किसके सहयोग से, सोशल साइंस क्लब जो है चलाया जाता है। अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्रों के द्वारा ये क्लब चलाया जाता है। इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिनके थ्रू जो है सोशल साइंस के जो एक तरह से सब्जेक्ट्स हैं वो सिखाए जाते हैं, टॉपिक्स जो हैं अलग अलग वो समझाए जाते हैं प्लेइंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो सामाजिक विज्ञान क्लब की अगर गतिविधियां हम देखें तो इसमें एक तो प्रदर्शनी का आयोजन इसमें होता है, और जैसे कि मैंने बताया आपको अलग अलग विषयों पर इस पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, अलग अलग टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस पर तैयार की जाती है जो सोशल साइंस क्लब होता है। और इसमें हम एक तरह से कहें कि जैसे सांस्कृतिक विरासतें जो हैं हमारी
उन पर प्रश्नोत्तरी होती है, इतिहास पर प्रश्नोत्तरी होती है, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जीके क्विज भी इसमें होता है। समसामयिक मुद्दे जो होते हैं, जो कि करंट अफेयर्स होती हैं, उन मुद्दों पर या फिर उससे रिलेटेड और अन्य विषय जो होते हैं वो डिस्प्ले पर सजाए जाते हैं, जिससे कि क्या है जो बच्चे हैं वो देख करके ही सीख ले कुछ चीज़ें। डिस्प्ले पर जब आप कोई चीज़ लगा देते हैं डिस्प्ले बोर्ड पर तो वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। ऐतिहासिक जो शख्सियत हैं उनकी ब्रिटिश वर्षगांठ का जश्न मनाया जाता है। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं ये होती हैं सोशल साइंस क्लब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण पर केंद्रित है। एक तरह से पूछा है जो इकाई विश्लेषण है यानी कि यूनिट एनालिसिस जो है वो किस पर फोकस करता है, किस पर वो केंद्रित है। मेन फोकस यूनिट एनालिसिस का जो होता है वो किस पर रहता है। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा, विषयगत सामग्री की बेहतर समझ बनाना। जब हम किसी यूनिट का एनालिसिस करते हैं तो एक तरह से हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हमारा जो थीमेटिक कंटेंट है, जैसे हम किसी टॉपिक या विषय को पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी बेहतर समझ हम बना सकें स्टूडेंट्स के अंदर, उस पर ये एक तरह से यूनिट एनालिसिस बेस्ड होता है। आपने देखा होगा जब की क्लासेस होती है उसमें जो चैप्टर्स हैं आपके यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। यूनिट्स क्यों बनी होती हैं? यूनिट्स इसलिए बनी होती हैं जिससे कि जो एक टॉपिक है, हम टॉपिक ले रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको उसी यूनिट में कवर करते हैं। वो कई सारे चैप्टर्स में आपका डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो आप स्टेट के ऊपर कोई जानकारी दे रहे हैं या फिर आप कोई लोकल गवर्नमेंट पर जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था। पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था, क्लास 6 की अगर बात करें तो उसमें आप गौर करें तो उसमें हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, यानी वो बात करती है लोकल गवर्नमेंट की क्लास 6। लेकिन उसमें चैप्टर्स कई सारे हैं, क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट को वो बताते हैं। यानी कि अगर हम यूनिट का पूरी का एनालिसिस करते हैं तो यूनिट में एक थीम बेस्ड होती है ये यूनिट, यानी कि हम लोकल गवर्नमेंट पे बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। जैसे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है लोकल गवर्नमेंट में जो सुख सुविधाएं हम जो पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं वो किस तरह की होती हैं, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, वो सारी चीज़ें उसमें हमने देखी। वो पूरी एक यूनिट थी। तो यूनिट एनालिसिस जो होता है एक तरह से विषयगत सामग्री की बेहतर समझ बनाता है। वैसे ही क्लास 7 को भी आप ले सकते हैं। क्लास 7 में हमने बात करी थी स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है। वैसे ही क्लास 8 की बात करें तो क्लास 8 में हमने केंद्र सरकार की बात करी थी। केंद्र सरकार के बारे में हमने सारी चीज़ें देखी थी। केंद्र सरकार संविधान से जुड़ी होती तो संविधान के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से क्या है, पूरी यूनिट जो होती है एक तरह से वो एक थीम पर बेस्ड होती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने बताया आपको। तो आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखो मैंने कंटेंट तो ले लिया है ये, लेकिन जो हम वैसे समझा सकते हैं ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू, वो इस तरह की थीम्स इस तरह के कंटेंट से समझ में नहीं आता है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, जो वैसे ही पॉइंट्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोतों के उदाहरणों में शामिल है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड। सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना आंसर करें। इसमें आप इजीली पहचान भी सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध। ये सभी चीज़ें क्या है, ये सेकेंडरी सोर्सेज में आती है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, ये डायरेक्ट हमने नहीं जुटाई हैं। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आती है, जिसका कोई गवाह होता है, आंखों देखा कोई वर्णन करता है, कोई अपने जीवन के बारे में अगर लिखता है तो वो प्राइमरी सोर्सेस होता है, क्योंकि वो खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है। तो प्राइमरी सोर्सेस में बेसिकली खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ या फिर आंखों देखा कोई घटना का वर्णन, कोई जीवन की घटना का वर्णन, तो ये सभी चीज़ें प्राइमरी सोर्स में होती हैं, जो कि एक तरह से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, किसी और के थ्रू वो पास नहीं की गई है, बल्कि किसी ने डायरेक्ट उस चीज़ को लिखा है। जैसे कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो भी प्राइमरी में आते हैं, क्योंकि उसने वो खुद से लिखवाए हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 4th ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। तो प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो देखो, प्रोजेक्ट के थ्रू आप जानते हैं जब बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है वो, और इसमें भी सोशल एक्सपीरियंस से वो सीखता है। तो वो बाकी अपनी जो भी जिस भी टॉपिक पर उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है
उसके बारे में वो डिटेल में सोचना शुरू करता है, और खुद से ही वो, क्योंकि उसको प्रिपेयर करता है तो खुद से वो उसका एक्सपीरियंस लेता है, तो खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर सोशल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो सीखता है उसमें। इसमें अगर और हम देखें डिटेल में तो परियोजना विधि की अगर बात करें, प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड मेथड है जिसमें कि बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखता है। जो भी होता है लर्नर सीखने वाला, और ये एक तरह से वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करती है। इसको हम एक तरह से सोशल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविक जीवन के जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं एक तरह से सोशल लाइफ से ही लेते हैं, तो वास्तविक जीवन या फिर सोशल एक्सपीरियंस हम इसको कह सकते हैं। और एक प्राकृतिक वातावरण में किया गया एक समस्याग्रस्त कार्य होता है ये, और ये विधि कई अन्य विधियों की विशेषताओं को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे कि हम कहें कि फील्ड विजिट हो गई, या फिर कोई एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो गया, या फिर हम कहें ये होता है ना आपका कॉर्पोरेटिव लर्निंग, जैसे कि जो साथ में मिलकर लर्निंग होती है, एक दूसरे के साथ जो सीखा जाता है। कंसेप्ट मैपिंग हो जाता है, मानचित्र आधारित शिक्षा जो हो जाती है। तो एक तरह से प्रोजेक्ट में ये सभी जो चीज़ें हैं ये शामिल होती हैं। और अगर बात करें सामाजिक अनुभव के सिद्धांत की कि ये क्या चीज़ है, तो बच्चा एक तरह से सामाजिक प्राणी है, हम सभी सोशल एनिमल हैं, और हमें तैयार करना होगा सामाजिक जीवन के लिए छात्रों को। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम समाज से जुड़े रहते हैं, हम चाहे छोटे हों या फिर बड़े हों, सोशल लाइफ से हम जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से वैल्यूज़ को अडेप्ट करना है, और किस तरह से सभी के साथ घुल मिलकर रहना है। ऐसा ना हो कि अब आप जो हैं अकेले तो अपने एक घर में नहीं रह सकते, आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी तरह से आप कह सकते हैं आप अकेले कोई भी लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो उसे एक तो सोशल लाइफ के लिए तैयार किया जाना चाहिए, उसे कॉर्पोरेट लाइफ के लिए तैयार किया जाना चाहिए, यानी जॉब वगैरह वो कर सके, आगे आजीविका चला पाए। और अगर बात करें इसकी परियोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड की, तो विद्यार्थी इसमें ग्रुप्स में काम करते हैं, एक तरह से ग्रुप में काम करते हैं, तो इसी वजह से इसको सोशल एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि आसपास के लोगों से वो सीखते हैं, दूसरे लोगों से सीखते हैं। तो सोशल वही है जब दूसरों से सीखा जाए, दूसरों से एक्सपीरियंस लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। जागरूक यानी कि वो एक तरह से पहले से ही अवेयर हो जाएंगे कि हमारी ये गलती है, मिस्टेक है, ये हमको दूर करनी है। तो इसमें अगर बात करें तो ये ऑप्शन 1 सही होएगा, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन ये होता है, सीखने के लिए मूल्यांकन हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सीखने के दौरान ही इसको करते हैं। सीखने के दौरान इसका एग्जाम्पल बेस्ट आप क्या ले सकते हैं, जो स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट या फिर वीकली टेस्ट, ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आप आकलन कर रहे हैं बच्चे कितना सीख पा रहे हैं या फिर कोई कमी तो नहीं है। जो अगर कमी है तो डायग्नोज करें और उसको फिर आगे सीखने के लिए और उसकी जो है स्पीड बढ़ेगी। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये हमारे लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग लर्निंग ये होता है प्रोसेस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने कहा गया कि सीखने में जो उनकी प्रगति है उसके प्रति वो जागरूक हो पाएंगे कि हम यहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं, मतलब जैसे कि 10 में से 5 मार्क्स अगर आए हैं तो मतलब लर्निंग ओके है, बीच में है 50-50, तो थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन होता है क्या, बिल्कुल लर्निंग के बाद में, जैसे कि आप इसको एनुअल एग्जाम के तौर पर समझ सकते हैं, जो क्लास के बिल्कुल एंड में होता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन ओवरऑल हमारी लर्निंग का होता है कि आपने कितना सीखा ये पता करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है कब, किसी उसके लिए होता है आपका ये जॉब वगैरह के लिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वही जो मैंने बताया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही एक तरह से पार्ट कह सकते हैं इसको। ये डायग्नोस किया जाता है जबकि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्चे के सीखने में क्या कमी है, तो इससे हम पता लगा पाते हैं और इसको फिर डायग्नोस कर पाते हैं, उसके जो है उपचार करते हैं उसके लिए लर्निंग में क्या कमियां रह गई हैं, और फिर उसको लर्निंग में थोड़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक लिखता है, और ये क्या है कि छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। ये उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये एक तरह से इसके बारे में क्या है ना, ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी है,
और इसके बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें जो ब्लूम है उसने लर्निंग के 3 डोमेन्स बताए हैं। 3 डोमेन्स कौन कौन से बताए हैं? एक तो है कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स और एक होता है साइकोमोटर। तो ये हमारे तीनों अलग अलग क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जो कॉग्निटिव जो है हमारी मेंटल एबिलिटीज से जुड़ा है, अफेक्टिव जो है हमारे इमोशंस से जुड़ा है, और जो साइकोमोटर है ये हमारी एक्टिविटीज़ से जुड़ा है, जो हमारे हाथ पैरों के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन्स है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जब छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी का मूल्यांकन करने में सक्षम हो गए, यहाँ सीधे सीधे दिया गया है कि मूल्यांकन, वैसे हिंदी में दे दिया है, ये इंग्लिश में मूल्यांकन नहीं है, यहाँ पर कोई और वर्ड दिया है। अब हिंदी में जो है एग्जैक्ट वर्ड भी कभी कभी मिल जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से बात की जा रही है क्या करने की, इवैल्यूएशन करने की। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर ये पिरामिड मैंने आपको फिर से दिखा दिया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इवैल्यूएशन जो है ये लास्ट स्टेप है, ये इस तरह से स्टेप्स बढ़ते हैं। हमारी जो लर्निंग होती है वो कुछ इस तरह से ही होती है। सबसे पहले किसी चीज़ को हम नॉलेज में लेकर के आते हैं, ज्ञान वो हमारे ज्ञान में आती है। जब हम उसका कंसेप्ट पीछे का समझ लेते हैं तो वो कम्प्रीहेंशन में आती है। फिर एप्लीकेशन हम करते हैं उसका, जो हमने सीख लिया है। उसके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस आता है और फिर लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो इस तरह से स्टेप्स इनके याद रखेंगे, इनके सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कॉग्निटिव डोमेन्स जो हैं ये आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। और ईयर के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि 1956 में ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई थी। फिर इसके बाद ये रिवाइज आई थी 2001 में। तो आपको स्टेप वाइज ये पता होना चाहिए। 2001 में जो आई थी ये फिर एक्सचेंज हो गए थे आपस में, इवैल्यूएशन थोड़ा नीचे आ गया था, मतलब सेकंड लास्ट हो गया था, और सिंथेसिस ऊपर आ गया था। और इसका नाम भी कर दिया क्या, क्रिएट कर दिया इसका, सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस भी आप समझ सकते हैं और क्रिएट भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका माल कैसे मिलता है? कुछ उदाहरणों के साथ पता करें और समझाएं। ये प्रश्न छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है? यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्योंकि हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो आपकी पड़ोस की दुकान है तो उसको माल कैसे मिलता है। अब बच्चे क्या करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर क्या, जैसे मान लो टमाटो केचप को हमने ले लिया। अब टमाटो केचप जो है वो डायरेक्ट खेत से तो बन करके आता नहीं है, वो पहले क्या होता है, फैक्ट्री में बनता है। अब फैक्ट्री में कैसे बनेगा, टमाटर मिलेंगे तभी तो फैक्ट्री में टमाटो केचप बनेगा। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, वो जो उनके अंदर उनके दिमाग में जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। वो अलग अलग कंसेप्ट से वो उसको जो है अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरह से हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? यह प्रश्न छात्र की क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है। तो किस प्रकार की जो क्षमता है, किस प्रकार की जो एबिलिटी है वो हम एसेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो ये हमें बताना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। कारण को हम आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर ध्यान दें। उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? अगर आप आबादी की बात करें तो उत्तरी मैदानों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब देखो क्यों, क्योंकि आ गया यहाँ पर, तो क्यों पूछा है तो एक तरह से यहाँ पर कारण बताया जाना चाहिए। तो इसी वजह से 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका कारण भी मैं बता देती हूँ कि उत्तरी मैदानों में क्या है, कुछ इस तरह की दशाएं पाई जाती हैं जहाँ पर सारी जो दशाएं हैं वो रहने के लिए अनुकूल हैं, लाइफ के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, यहाँ पर जो हमारे आजीविका के लिए चीज़ें चाहिए, रोजगार भी है, क्योंकि मैदान है, प्लेन एरिया है, पहाड़ों पर नहीं चढ़ना पड़ता है, या फिर कोई ठंडा इलाका नहीं है। तो सारी दशाएं हैं यहाँ पर। खाने के लिए भी जो खेती है वो अच्छी होती है, खाने के लिए भी पर्याप्त मिलता है, टेम्परेचर भी सही रहता है। तो बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से ये जो है लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो एक तरह से इसमें रीज़न ही बताया जा रहा है, एक तरह से कारण जो क्षमता है उसका आकलन करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरातात्विक दफन स्थल से निष्कर्ष निकालते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब क्या अवसर प्रदान करना चाहिए छात्रों को? अगर
वो पुरातात्विक दफन स्थल से, दफन स्थल मतलब जहाँ पर बैरियल साइट है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, दफनाया जाता था। कैसे पता चलता है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है जिस तरह से दफनाया जाता है लोगों को, उस तरह से। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, प्राचीन समाज में सामाजिक अंतर और स्थिति के बारे में समझ विकसित करना। तो अगर हम देखो इसके बारे में बता रहे हैं और इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो हम एक तरह से क्या हमें करना चाहिए, हमें एक तरह से सामाजिक अंतर और स्थिति के बारे में समझ विकसित करनी चाहिए बच्चों के अंदर, जो कि हम कंपेयर करके कर सकते हैं। जैसे कि जो एंशेंट पीरियड था और जो अब का पीरियड है, जो पहले का जो टाइम था, प्राचीन जो समाज था, और जो अब का समाज है, आपकी जो सोसाइटी है, उसमें इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। जैसे कि पहले जो इंसान को दफनाया जाता था उसके साथ कुछ चीज़ें रखी जाती थी, जैसे कि हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था क्लास 6 के हिस्ट्री में। उसमें जो इंसान दफनाया गया था उसके साथ बकरी दफनाई गई थी और उसके साथ कुछ बर्तन वगैरह है खाने का और सामान दफनाया गया था। उनकी मान्यता थी कि अगला कोई जन्म होता है और जिसमें कि उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी उस इंसान को, और उसको कुछ इस्तेमाल की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो इस चीज़ में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। आप यहाँ पर देखें तो धर्म के अकॉर्डिंग जो है ये अंतिम जो है संस्कार होता है। चाहे वो, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में दाह संस्कार होता है, बॉडी को जलाया जाता है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो उसमें दफनाया जाता है। तो मतलब चेंजेस काफ़ी हो गए हैं और तरीके भी बदल गए हैं। तो पहले और अब के समाज की तुलना करना हम एक तरह से सिखा सकते हैं बच्चों को, उसके अवसर हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता और भेदभाव विषय को पढ़ाते समय छात्रों में विकसित विश्लेषणात्मक क्षमताओं को इंगित करता है? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको फोकस करना है क्या, किस बारे में पूछा है, विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि एनालिटिकल एबिलिटीज़। एनालिटिकल एबिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया था, एनालिटिकल एनालिसिस से जोड़कर के समझ लो, क्योंकि विश्लेषण और विश्लेषणात्मक थोड़ा सा मतलब वर्ड को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे दिया है, लेकिन आपको समझना है उस चीज़ को कि किस बारे में पूछा गया है। तो आपको वो क्वेश्चन देखना है जिससे एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो है डेवलप होंगी बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन सही की बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह समझाने में सक्षम होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर देखो विविधता और भेदभाव से अगर हम इस चीज़ को जोड़ करके देखें तो विविधता में क्या होता है कि जो आपको कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर वाले लोग मिलेंगे। जैसे खाना पकाने का उनका तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, उनको फेस्टिवल का मनाने का उनका तरीका अलग है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम उनको ये दिखा सकते हैं कि देखो भले ही लोग अलग अलग हों, विविध हों, और भले ही वो अलग अलग चीज़ें करते हों, लेकिन वो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना अलग जो है दुनिया बसा सकते हैं, अपना अलग बिल्कुल अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए, और रहना ही नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे पर हम निर्भर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे चाहने से ही होगा ये, हम निर्भर भी हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे पर। तो और अगर हम निर्भर रहते भी हैं, एक दूसरे से मिल करके चलते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तरह से सामाजिक कल्याण बढ़ता है, ना कि कुछ बुराई है इसमें। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।